Bahujan YouTubers Meet 2025, sponsored by Ambedkar International Center, USA, Ambedkar International Mission, USA, ANA, USA, and Awaz India, organized by The Newspeak. अभी हम आप लोगों को माइक देंगे और आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि सबको बात रखने का मौका देना है, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, है ना। क्योंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं तो इस बात का हमें सम्मान रखना है। और जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं उन पर फीडबैक दीजिएगा। थोड़ा पॉलिटिक्स की इधर उधर की बातें करने तो हम नहीं आए, डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, राइट। तो वही मैं दे रहा हूँ, बाकी बातें आपको ही रखनी है अपने अंदाज में, अपने तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर वालों को कोई दिक्कत नहीं है? ओके। मेरा नाम गौतम कुमार है और मुजफ्फरपुर ज़िला से मैं आया हूँ, जो कि बिहार में है। और आपको बता दूँ कि यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कुछ नया नया चीज़ हमें सीखने का मौका मिला है। जो 5WH जो क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा ही नया चीज़ लगा। कहीं ना कहीं जो हम ये चीज़ कोई बता नहीं पा रहे थे, कोई हम मतलब ढूंढ रहे थे कि कहाँ से क्या करना है, कैसे मतलब हम फील्ड में जा कर के, मतलब बहुत सारे पत्रकार थे, लोग बताना चाह रहे, मैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता था, लेकिन कोई बता नहीं रहा था कि भाई कैसे। मतलब रास्ते में तो मुझे चलना है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि कैसे जाना है ना। मैं भटक रहा था, तो कहीं ना कहीं बड़ा ही कह लीजिए हेल्प हुआ मुझे, और बहुत कुछ। ठीक है, धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं राजेश अम्बेडकर, काशी के वासी बनारसी से यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे भारत में अनेकों जगह से आए लोग, बहुत साथी दोस्त यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कुछ लोग लैंग्वेज भी हमें सिखाए उड़ीसा में, और लोग तो चले गए, कर्नाटक के चले गए, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बहुजन समाज के लिए या फिर हमारे जो हक अधिकार है उन लोगों के लिए आवाज़ें उठाना एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिला, न्यूज़ ब्रेक। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं थोड़ी सी राजनीति वाला बात ज़्यादा करता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ, जी, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो बोलता हूँ। बाबा साहब का एक कोटेशन मैं बोल देता हूँ आप लोगों के बीच में कि कानूनों की दलील है स्वतंत्रता का मील है, कानूनों की दलील है स्वतंत्रता का मील है, कर्तव्य अधिकार है विचारों का अंबार है, संविधान केवल वकीलों का स्वर्ग नहीं, ये हम लोगों की जीवन दृष्टि है। तो ये हमें उतारने की बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक दो हम शायरी बोल दे रहे हैं। सुना रहे हैं, शायरी नहीं, कविता एक सुना दे रहे हैं आप लोगों के कि विश्व में पहचान बनानी है, खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लानी है। कि विश्व में पहचान बनानी है, खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लानी है। मत पड़ना किसी के झूठे वादों में, क्योंकि इस बार बहन जी की सरकार बनानी है 2027 में। कि जलने वाले जलते रहो, जलाना हमारा काम नहीं। कि जलने वाले जलते रहो, जलाना हमारा काम नहीं। जलाकर राख न कर दो तो बाबा साहब की औलाद नहीं। और एक कविता सुना दे रहे हैं यार, जैसे कि जहाँ पे हम लोग टूटते हैं, लगता है कि यार नहीं हो सकता है ये चीज़ें, बहुत गिल्टी फील होती है उस चीज़ों के लिए। सबसे ज़्यादा अपने अंदर एक होता है कि नहीं यार यहाँ टूटना नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए एक हम कविता सुना दे रहे हैं आप लोगों के बीच में। जी, कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितना आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार चढ़े उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धून पे खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज इतना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम ठहरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बेटे, क्यों सोचे राह सरल होगा, आज नहीं तो कल संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस
मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप में शामिल सभी पार्टिसिपेंट्स को सभी को सप्रेम जय भीम। आई होप मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ कि 13 और 14 दिन को जो बहुत से लेक्चर्स हुए, जो प्रेजेंटेशंस हुए, उससे आप लोग बहुत कुछ सीख लिए होंगे। इनफैक्ट मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ, मैं सुमित जी का और अपने जितने भी ऑलमोस्ट ऑल बहुजन चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, और मेरी इच्छा थी कि सुमित जी को एक पर्सनली मिला मैं, और मैं उनसे फ़ोन किया था कि सर मैं आ सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि बिंदास आइए, आप ऑडियंस करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस लिए आप सब लोगों को मिलने आया है, और अभी देयर आर लॉट्स ऑफ होप्स फ्रॉम यू यंग जनरेशन। तो अभी जैसे इन्होंने शेर शायरी सुना है, तो मैं भी आप लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग शेर सुनाता हूँ। ये महान कवि शायर बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें हैं। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप लोगों में एक इनहेरेंट और हिडन टैलेंट है, उस टैलेंट को आप खुद एक्सप्लोर करो और आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओ, यही मैं कामना व्यक्त करता हूँ। और मुझे बोलने के लिए सुमित सर ने जो ये दिया है, उसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को वंस अगेन जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे सभी साथियों, आपको जय भीम। मैं 1.5 साल बाद में सीनियर सिटीजन्स में शामिल हो जाऊंगा। अब जवानी की दहलीज पे तो बट आपके बीच में मैं आया हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं 1.5 साल में सीनियर सिटीजन में आ पाऊँगा, कि आप सब लोग यंग हैं और मुझे आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी आने वाली जनरेशन के लिए काम करना है, हमारे सभी बहुजनों के लिए काम करना है। मैं 36 साल मैंने गुजारे हैं नौकरी के। मेरी इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है आईटी आने के पहले तक, बट आईटी भी अभी भी हमारी इंडस्ट्री के नीचे ही कहलाती है। तो आप सब से मिलने की बहुत अपार खुशी हो रही है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बगैर मेरा जो फ्यूचर का काम है बहुत अधूरा रहेगा, और ये काम आप लोग ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो क्राइसिस आएगा वो एम्प्लॉयमेंट का आएगा, जॉब नहीं मिलेंगे, और हमारी जनरेशन ज़्यादातर जॉब सीकर्स में ही रही है। मेरी पीढ़ी में मैं सेकंड जनरेशन में था, तो मुझे आज से 36 साल पहले 4-5 जॉब मिले थे, तो उसमें एक चूज़ करना था। बेसिकली मैं टीचर ही बनना चाहता था, बट हुआ एक ऑप्शन आया कि एक हफ्ते में मेरे 2 जॉब आ गए, तो टीचर बनता तो मैं अपने छत्तीसगढ़ में ही रहता। बट मैंने उस समय चूज़ किया, उस समय में हम जो यूनाइटेड हमारा एमपी था, मैं एमपी में मेरी पोस्टिंग थी, जबलपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और मेरी इंडस्ट्री 57 लाख करोड़ रुपए की है। हम सबका भला हो जाएगा उसमें, हमारे भाइयों का, हमारे रिश्तेदारों का भला हो जाएगा। हमें स्पॉन्सर मिलेगा, 100% स्पॉन्सर मिलेगा। ये खुद एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और यही सब मिलके आपकी जो न्यूज़ बिग को एक चैनल, मतलब नेशनल चैनल के रूप में डेवलप कर देंगे। ऑल्दो अभी यूट्यूब चैनल है, बट नेशनल चैनल जैसा ही है, आप भी वही काम कर रहे हैं। बट यही है कि हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं। नहीं, अभी तो आपकी शुरुआत है ना। अगर आप मान लो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे यूपी के, तो सबसे बड़े स्पॉन्सर तो आप ही हो सकते हैं, है ना। योगी जी के बाद आप ही फाइनेंस करेंगे। तो हमारा रास्ता बहुत कठिन है। सेंचुरी से हम लोग पीछे रहे हैं, पीछे हम लोग रहे नहीं, हमें रखा गया। लेकिन हम में भी वही ब्लड है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, है ना,
ओ ग्रुप, ये सब में है कम। ये वो एलन मस्क में भी है। हमारा गुण और उनके गुण में कोई अंतर नहीं है। ये इंडियन लोगों ने हमको डिफ्रेंशिएट करके पीछे रखा। बट ये जो एफर्ट्स है ये साइंस की देन है, और भला हो उस यूट्यूब चैनल वाले का जिसने इतने सारे लोगों को मिला दिया। नहीं तो हो सकता है हम लोग कहाँ मिल पाते। मैं अलग इंडस्ट्री में, आप लोग कहाँ यूपी, वो ओडिशा और न जाने कहाँ कहाँ से। तो हम सब लोग मिलके एक जॉइंट वेंचर के रूप में ही काम कर रहे हैं, समझ जाइए। अब इमोशनली तो इंगेज हैं हम लोग सुमित भाई जी के साथ में। मैं 3-4 साल से आने का प्लान कर रहा था। मैं वैसे भी दिल्ली में 4-5 बार गया हूँ, मैं रहा हूँ 10-15 दिन भी रहा हूँ। हर बार जाता हूँ तो मैं थोड़ा दिल्ली गुजार के आता हूँ, क्योंकि दिल्ली मुझे दुनिया की राजधानी जैसे ही लगती है। पूरा प्रगति मैदान में जब जाओ तो इंटरनेशनल समिट वगैरह होती है, बहुत सारे एग्जीबिशंस वगैरह होती है, तो ऐसा लगता है कि यार यही सबसे बेस्ट प्लेस है। बट मैंने ट्रांसफ़र भी लिया था दिल्ली के लिए, तो मुझे थोड़ा रिमोट एरिया दिया, तो मैंने दिल्ली ज्वाइन नहीं किया। नहीं, सरंजी नगर और वो भी ऐसी फ्लोर पे चलना पड़ता था। तो मेरे भिलाई के ऑफिस से, मैं भिलाई मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर जो राजधानी है उसके पास में ही है, 42 किलोमीटर्स। तो मैंने फिर अवॉइड कर दिया, इससे अच्छा तो मेरा ऑफिस ही बेस्ट है करके। और भिलाई इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन छत्तीसगढ़। तो कुछ ज़्यादा ही बात हो जा रही है ना। तो आप ही ख्याल रखें। तो मैं आप सबके साथ मिलके आपके फैमिली के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, मैं उनके लिए काम करूँगा। और आप लोग मेरा संदेश पहुँचा दीजिएगा। अभी मेरे यहाँ वैकेंसीज आएंगी ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास, है ना। आप सब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको मैसेज बनाइएगा और एक अपने ढंग से एक वीडियो बनाइएगा, अच्छा एक्सप्लेन कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी, है ना। वो इनिशियली 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, तो वो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकलेगी। पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा एडीओ के नाम से, मात्र 2 महीने के लिए। बट सैलरी अच्छी है, रफली 75,000 प्लस मिलेगा, प्लस अनलिमिटेड इंसेंटिव मिलेंगे, है ना। हमारे सीनियर साथी थे, आपके करोल बाग के थे सुमित भाई जी, जहाँ दिल्ली में हैं उन्हीं के एरिया में थे। करोल बाग के एक जगह है, उस ब्रांच में थे। उनको 5 करोड़ इंसेंटिव मिलता था। अब वो मेरे से सीनियर थे, भी रिटायर हो गए वो भी। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो हर 2.5-3 साल में आती है। तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा, और हो सकता है आपके भाई बहनों में से किसी एक आध का सिलेक्शन हो जाए, तो वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। फाइनेंशियली इतनी अच्छी पोस्ट है। चूँकि फील्ड में डेवलपमेंट ऑफिसर लोग कम दिखते हैं, एजेंट्स ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए इसका नॉलेज बहुत कम को है। LIC का चेयरमैन भी सुमित भाई जी के साथ में ट्रैवल करेगा ना, तो सुमित भाई जी यही बोलेंगे, आप एजेंट हो क्या, है ना। ये कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं बनी है, ये PSU में ये प्रॉब्लम यही है। हाँ, बट आप लोग को पता होगा, जो भी बड़े साहब क्या बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे बड़ी वाली, वो एक ही आदमी को 40 करोड़ की बांट चुके हैं। तो उसके कारण हमारी इंडस्ट्री को लोग जानने लगे हैं कि यार LIC तो डूबने जा रही है, शायद प्राइवेटाइज हो जा रही है ना। तो आप सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके बहुजन साथियों के लिए काम करेंगे, और हम उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेयर करेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यार बाकी चीज़ें आप लोग बता दीजिएगा, मैं अभी यही करता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बहुत ज़्यादा बोले और आपका नाम सुनना हो तो ताली लगा। उसमें उसको बराबरी नहीं, क्या पता वो उसको बोले कि अच्छा जनता खुश हो। Okay, my name is Urvashi. I am from Delhi and working there only. और यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिला। पहले तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं नॉर्मली जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ ऑब्वियसली, लाइक सोशल मीडिया या जर्नलिज्म से। तो मैंने कहा देखते हैं, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, अपने लोगों से मिलने के लिए मौका मिलेगा। और यहाँ पर आकर देखा तो काफ़ी मतलब मैंने देखा कि कम रिसोर्सेज में भी मतलब लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज हमारी कम्युनिटी के पास काफ़ी कम हैं। बाकी हालांकि मुझे लगा कि महिला और होनी चाहिए थी यहाँ पर, महिला का रिप्रेजेंटेशन कम था। और जैसे सर का सेशन था
तो ये लाइफ स्किल्स होती हैं। अगर आप जर्नलिज्म से भी नहीं हो तो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से बोलना है, अगर आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे खुद भी काफ़ी सीखने के लिए मिला उनके सेशन से। और जैकी भाई का जो सेशन था वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब आप लैंग्वेज पे कैसे काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम कर सकते हैं, पिच कैसा होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने ज़्यादा रिलेट किया होगा क्योंकि आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, क्योंकि डेली लाइफ में भी आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो। और लास्ट में हितेश का सेशन थे 2 जो कि काफ़ी अच्छे थे, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। क्योंकि आजकल मतलब जैसा मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में लाइक सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन एक अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो टूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो उसके बारे में काफ़ी अच्छा उसका वर्कशॉप था, ठीक है। जैसे कैनवा और लाइक फ़ोटोशॉप, ये सारे टूल्स को यूज़ करके हम अपने मीडिया को या जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको कैसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। और उसने लाइक फ्री का मतलब फ्री में ही था वो कैनवा, आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं टूल्स को। उसके लिए लाइक सब्सक्रिप्शन का भी आपको नीड नहीं है। और लास्ट में सर का सेशन था, अगर मतलब कम्युनिटी के लिए या फिर अगर आप अपना कुछ वर्क करना चाहते हैं खुद लाइक बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, आप उन्हें भी अप्रोच कर सकते हो सर को। तो उनसे भी सीखने के लिए मिला कि लाइक दुनिया में लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने हमारी कम्युनिटी के लोग भी आगे जा रहे हैं। सो आई थिंक वी ऑल शुड ड्रीम बिग एक्चुअली। एंड थैंक यू फॉर सुमित सर। थैंक यू। एक हमारी यूपी के साथी हैं, वो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में जो अभी उनका क्या नाम है, वो बहुत बड़ी सेमी कंडक्टर कंपनी है। शुरू कर सकते हो, ऐसा भी आ सकता है। एनवीडिया कर लो, इसी लेवल इंडिया में एनवीडिया मतलब 5 लाख गुना अभी 4 साल में डेवलप हुई। हेलो, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम जयदास मानिकपुरी और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये मेरा दूसरा बार का अटेम्प्ट है। लास्ट टाइम मैंने दिल्ली में जो बहुजन यूट्यूबर्स मीट हुआ था तो वहाँ मैं शामिल हुआ था। कोशिश करूँगा कि मैं हर बार इस यूट्यूबर मीट में मैं सम्मिलित हूँ, क्योंकि पहले से जब मैं सोच ही रहा था कि नवंबर आया तो सर अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। जब उस समय जानकारी नहीं हुई थी तब फिर एक दिन सोशल मीडिया में देखा, सर को फॉलो करता हूँ, ट्विटर एक्स पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, तो मैंने देखा कि अरे चालू हो गया, फिर तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरे लिए अच्छी बात है सर कि आपसे सीख के जाता हूँ यहाँ से, और पूरी क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय भी करता हूँ मैं। लास्ट टाइम दिल्ली में भी और यहाँ भी मैंने किया है अभी तक। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं जर्नलिज्म फील्ड में पिछले 6 साल से हूँ। मैं विभिन्न चैनलों पे मैंने काम किया है और काम के दौरान अभी भी हूँ मैं, और इसके साथ मेरा यूट्यूब खुद का ही बोलता छत्तीसगढ़ नाम से चैनल है। एक सर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, आप टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, उस पर एक थोड़ा सा आपका अगर अनुमति हो तो मैं बता दूं। मैं एक्चुअल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात आप जब कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक जो मैं उस समय, क्योंकि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि आप उसको अपने संस्थान में रह के नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पर सेंसरशिप स्टेट हेड या संपादक के द्वारा लगा दिया जाता है। तो मैंने सर एक बस्तर में एक दिसंबर का महीना था, 22 तारीख, और लास्ट ईयर 2024 की घटना है ये। सनी लियोनी के नाम पे हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जो पूरे प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ, महिलाओं के खाते में 1000 रुपये देने की, उस पर सर मैंने, एक मेरा फ्रेंड है वहाँ बस्तर में जर्नलिज्म का, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे जानकारी मिली थी कि वहाँ पे इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, सनी लियोनी को हर महीने पैसा जा रहा है 1000 रुपये। उस मुद्दे पर सर मैंने मेरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने रिसर्च किया, मैंने भी उसमें रिसर्च किया, और 22 तारीख को वो चीज़ें प्रूफ हो गई सर। इन्वेस्टिगेट किए हम लोगों ने, और प्रूफ को साबित करना है तो कोई न्यूज़ चैनल तो तैयार नहीं थी इसको दिखाने के लिए, एवं मेरे चैनल में जिसमें मैं था, तो मैंने सर सोशल मीडिया मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जो मेरे एज अ पर्सनल मीडिया की तरफ से मैं अपना पर्सनल मीडिया की तरह ही समझता हूँ अपने प्रोफाइल को, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर एक्स हो। मैंने उस पर सर 22 तारीख को सवेरे लगभग उसको उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके पहले तो रीचेक किया, मैंने 3 टाइम रीचेक किया, जो मैंने लास्ट टाइम सीख के गया था आपके यहाँ से।
तो 3 टाइम रीचेक किया तो रियल में उस सनी लियोनी के नाम से फंड जा रहा है 1,000 रुपया कई सालों से। सरकार उस पे मौन है, फंड जाया जा रहा है, किसी को कोई पता ही नहीं है। सडनली एक दिन सवेरे 22 तारीख को मैंने जब उसको रीचेक किया, पूरा आया वहाँ से रिसर्च पेपर, मैंने रीचेक किया तो पाया कि उसमें रियल में सनी लियोनी के नाम से पैसा जा रहा है। मैंने तुरंत ट्विटर पे लगभग सवेरे के 7:30-8 बजे, मैंने सवेरे जल्दी उठ जाता मैं, तो उस पर मैंने पोस्ट कर दिया और पोस्ट करते हुए बाकायदा सनी लियोनी को टैग भी किया उसमें, और वो पोस्ट किया अभी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो पिन करके मैं रखा हुआ है। इस पे सर वो पूरे नेशनल मीडिया में चलने लगी उस दिन। तो मतलब ये बताने का मेरा पर्पस यही है कि आप इन्वेस्टिगेट अकेले नहीं कर सकते, आप किसी समूह में कर सकते हैं, कोई फ्रेंड है, यार है, यार किसी और को मिला के, तो इस तरीके से आप काम भी कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर यहाँ से जा रहे हैं कुछ पढ़ के या लिख के, तो उसको अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट भी करिए अपने अंदर, कि हम कुछ चीज़ें एक्चुअल में ही ढूंढ पाएंगे क्या, या फिर चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो, रिपोर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ से मुझे जो लास्ट टाइम मैं सीख के गया तो उसी का इस्तेमाल मैंने किया था और उसका फ़ायदा मुझे मिला। और आज कहीं ना कहीं अच्छा हाँ, उसके बाद उसमें लास्ट स्टेटमेंट बता मैं बंद करूँगा, अपना बात ख़त्म करूँगा। हुआ इस पे कि जब नेशनल इश्यूज़ हुआ वो चीज़ें, तो मेरे ऊपर मेरी जानकारी जो है गवर्नमेंट लेनी स्टार्ट कर दी कि ये बंदा है कौन, क्योंकि इसके सोशल मीडिया वॉल पे और ये ट्रेंड हो रहा है। हमारे यहाँ का एक सोशल एक्टिविस्ट है कुणाल शुक्ला, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, वो बाकायदा मेरा नाम मेंशन करते हो कि इन्होंने बताया, मेरे पास कई फ़ोन भी आए कि तुमने कहाँ से लाई ये रिसर्च, ऐसा बहुत सारे 10 सूत्र के कुछ लोग हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे को, बोले कि तुम कहाँ से लाई ये रिसर्च। मैंने अपने सोर्सेस किसी से शेयर नहीं किया। तो उस तरीके का काम होने के बाद गवर्नमेंट का दबाव भी मेरे पास आना चालू हो गया। तो ये मेरे सीनियर हैं काफ़ी, पत्रकारिता में 15 साल से मेरे साथ आए हैं, इनसे कांटेक्ट किया कि मैं कैसे उस चीज़ों को हैंडल करूं, क्योंकि मुझे तो अब नए आप पत्रकार जब बनो तो कानूनी चीज़ें ऐसी हैं कि आप समझ में नहीं आ पाएगा कि आप करें तो करें क्या। मेरे पीछे सर LIV लगा दी गई थी, जांजगीर बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से LIV एक मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, जर्नलिस्ट को जांजगीर के, कि बोले ये जयदास मानिकपुरी है कौन। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे यहाँ ज़िले का ही है, बट रायपुर में राजधानी में रखे जर्नलिज्म कर रहे हैं इतने सालों से। तो मेरे बारे में पूरा इंक्वायरी लिए, फ़ोन किए, मैंने कुछ जो मेरे पहचान के वकील हैं उनको कांटेक्ट किया, बोले कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोला नहीं, आपने तो रिसर्च किया उस पर, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आपने जाके स्क्रीनशॉट डाला है, उसको फॉरेंसिक लैब में भी वो प्रूफ हो जाएगी कि आपने कोई फेक उसको बनाया ही नहीं है। तो सारी चीज़ें हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर कुछ चीज़ें करते तो एकदम फैक्ट प्रूफ से करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू। इस पूरे केस में अगर आप देखेंगे, जो इनके साथ में चैलेंजिंग सिचुएशन आई कि गवर्नमेंट इनको परेशान कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, इनका बचाव किस चीज़ से हुआ? फैक्ट से, सच्चाई से। तो ट्रूथ इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर आपके पास सच है, आप सच बोल रहे हो, कोई झूठ नहीं बोल रहे, कुछ एग्जेजरेट नहीं कर रहे, तो कोई फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोर्ट में जाइए, प्रूव हो जाएगा सच है, फोरेंसिक जांच कराइए, प्रूव हो जाएगा सच है, गवर्नमेंट का डेटा है। आप किसी को एट्रीब्यूट करेंगे तब भी लाइबिलिटी उसकी बन जाएगी जिसने बोला हुआ है। आप फिर भी बच जाएंगे कि भाई हमने तो वही बात बोली जो किसी और ने बोली थी, हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम डिस्क्लेमर चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ बोलता है, वो अपनी बातों के लिए खुद जिम्मेदार है, हमारा या चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा सिक्योरिटी के साथ में काम करेंगे तो लंबा काम करेंगे। और हम हैप्पी कि ऐसे ये जो भोजन यूट्यूबर्स मीट है, ये कई बार लगता है कि क्या सच में कुछ लोग सीख रहे होंगे, क्या कुछ बदलाव आएगा, बट आई एम सो हैप्पी इतने शानदार लोग आ रहे हैं जो जर्नलिज्म में, और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी होगी। आज आप पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों का नाम लेंगे तो वो आपको जानते होंगे, वो आपकी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे पहुंचा दिया होगा ना। एग्जैक्टली। तो ये सच जब आप बोलते हैं, आपका कोई काम जब ऐसे पहचान जाता है तो फिर आपको वो मिलता है जो जिसके आप हकदार होते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी लगा मुझे ये कहानी सुन के कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभितेश देखो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ही तो आया था हमारे यहाँ, अब हमारी टीम में है, अच्छा काम कर रहा है और शानदार प्रेजेंटेशन है उसका। तो और भी कई बच्चे आए जो बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वी आर सो हैप्पी टू हैव यू ऑल। और अच्छी बात है, आप बताइए अपने बारे में, कहानियों के बारे में, जितना मतलब रात में रहना है आपको, तो जितना आप लोग झेल सकते हैं एक दूसरे को,
मेरा काम तो हो गया मेरे सेशंस हो गए, हितेश के सेशंस हो गए, तो जितना एक दूसरे को झेल सकते हैं उतना बोलिए। सर कह रहे हैं सर्टिफिकेट जिसको जाना मैं है ले सकता है, जिसको जाना होगा वो सर्टिफिकेट ले सकता है। मैं सीमित शब्दों में इसलिए अपनी बात रखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जय भाई के मार्फत मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर हूं और इतना अच्छा कार्यशाला में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। जानने को सीखने को मिला। लेकिन एक चीज़ जो है मैं अपनी बात आप लोगों को साझा करना चाहूँगा जो हम लोग के लिए ज़रूरी है कि यदि हम फील्ड में जाते हैं तो कम से कम हमारे साथ कोई एक साथी हो। कहीं भी फील्ड में जाए, हम अकेले जो है कुछ करने से पहले जो है कम से कम एक साथी अपने पास रखें जो किसी भी चीज़ में, चाहे पॉजिटिव चीज़ हो चाहे निगेटिव चीज़ हो। होता यह है, हमने देखा है, हम लोग हमेशा संगठन में ही शक्ति है बोलते हैं, तो उसको हमें खुद पे लागू भी करना चाहिए कि हमारा कोई कम से कम एक आदमी रहे जो हमारे बारे में जाने कि कुछ विपरीत परिस्थितियां आए तो हम उस चीज़ के लिए वो व्यक्ति जो है एक चैनल के थ्रू संबंधित लोगों तक हमारी बात पहुंचा दे। तो संगठन जब होता है तो संगठन से जुड़ने का है। मैं रायपुर प्रेस क्लब में कार्यकारिणी सदस्य हूँ फिलहाल, और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन जो यहाँ के श्रीनिवास रेड्डी जी हैं उनके संबद्ध हमारा स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन है छत्तीसगढ़ में। मैं वहाँ रिसेंटली अभी महासचिव निर्वाचित हुआ हूँ। तो संगठन के रूप में अगर आप लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे छोटी सी जगह पे हो चाहे किसी भी बड़ी जगह पे हो, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने करीबी सीनियर्स वगैरह हैं उनके साथ उठना बैठना चाहिए। ये जो चीज़ें अभी कुछ जैसे भाई साहब ने 5WH के बारे में कहा, यदि वो किसी सीनियर के साथ वहाँ रहते तो मेरे ख्याल से उनको इस यूट्यूब मीट में इस जानकारी की उनको लगता है ये तो मैं जानता हूँ कम से कम। तो अगर हम यहाँ पे भी अगर अपन यूट्यूबर्स मीट में अगर उन शब्दों पर बात कर रहे हैं जो बेसिक्स है पत्रकारिता की, तो हमें जो है अपने अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, कोई सीनियर्स है, जैसे यहाँ पे बैठे हुए साहब, जैसे मैं इनसे कल ही इनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी कार्यशाला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विशेषकर हिंदी भाषी पत्रकारिता का हम MP छत्तीसगढ़ में देखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई प्लान करें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो हमसे हो पाएगा हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द जो है मिल के जो है इस काम को करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक सोमा देवांगन है हमारे रायपुर में, मतलब मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो भाजपा के गवर्नमेंट में अभी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। वो हम उसको जर्नलिस्ट खुद नहीं मानते क्योंकि वो कुछ भी शब्दों का चयन उसका नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार में उसका चैनल का नाम है मिरर छत्तीसगढ़। भाजपा गवर्नमेंट में एक हॉरर छत्तीसगढ़ ने सिर्फ उसी को टारगेट करने के लिए बनाया हुआ है, और उसको इतने गंदे तरीके से मतलब ट्रीट किया जा रहा है, मतलब उसको मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। अगर आप लोग के पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से अगर आप सरकार के खिलाफ जाते हैं तो सरकार किस तरीके से आक्रामक रूप होकर किस निश्चयता तक पहुंच सकती है। तो मैं चाहूँगा कि वैसी हम जो अगर यहाँ पे बैठे अगर हमारे साथ ऐसे लोग हैं तो हमें कभी वैसे चीज़ों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। सभी लोगों को जय भीम। मेरा नाम प्रेम सागर है फ्रॉम हैदराबाद। पहले मैं हार्टी कांग्रेचुलेशन बोलूँगा हमारे सुमित साहब को और हितेश एंड मैडम उर्वशी, मनीष, क्या मोहित, या ग्रेट टीम, स्मॉल बट वेरी इफेक्टिव टीम, एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि हर एक जन एक शेर की तरह है, यहाँ पर क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। सुमित साहब ने बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट किया होगा और ये सोशल मीडिया में बहुत जल्दी फैल जाता है, बहुत लोग मालूम में पड़ा होगा। मुझे बुरा लगता है कि हैदराबाद से बहुत कम लोग आए। मैं तो पहले सोचा था, हमारे एक साथी बताया मुझे हमने इसलिए किया भी था कि साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा आएंगे, या बट अनफॉर्चुनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लोग अभी बाहर आना है, पर्टिकुलरली तेलंगाना, तेलुगु स्पीकिंग प्लेसेस से, आंध्रा होने दो, ये होने दो। अभी कुछ जगह पर्टिकुलरली नॉर्थ में बाबा साहब का, जहाँ पर महाराष्ट्र में ज़्यादा इफेक्ट है, उन्होंने सक्सेसफुली ये रिलीजन के बारे में बताया कि यहाँ पर जब इंजस्टिस है, हम लोग इक्वालिटी नहीं है, तो बेटर मूव आउट टू अदर रिलीजन। बुद्धिज़्म अच्छा लगा उनको एंड मेनी पीपल फॉलोड हिम, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से उसको वीकन कर दिया गया, बहुत सारा है अत्याचार वगैरह। सो इट इज़ ए बिग मूवमेंट ऑन अस। साहब जैसा बता रहे थे कि बड़ा मूवमेंट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इट्स नॉट ईजी एंड संगठित होकर जाने का। बाबा साहब का मैसेज जो है एजुकेट,
और एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज बोले वाला बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उनका। वो स्मॉल मैसेज से हम लोग इफेक्टिवली आगे चलना है और थोड़ा हमारे लोगों को ऑर्गेनाइज करके एजुकेट करके सब लोगों ने बहुत सारा टिप्स दिया। बड़े तरह से सुमित साहब ने पहले जर्नलिज्म के बारे में स्टार्ट किया, दैट इज़ प्रोफेशनल वे। न्यूज़ रिपोर्टिंग इट दिस यूट्यूब मीन्स जस्ट कुछ तो भी नेगेटिव बहुत अटैक कर रहा है लोगों को, बट दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल वे ही हैज taught व्हाट टू रिपोर्ट, व्हाट नॉट टू रिपोर्ट, एंड अलॉन्ग विथ ऑल कैनवा बोलिए आप, थंबनेल बोलिए, बहुत सारा अच्छा चीज़ें सिखाया उन्होंने विथ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़ा, इंक्लूडिंग कल एक मैडम का स्पीच हुआ एज वेल एज आज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोले। दिस वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स नाउ। तो किस तरह से, बिकॉज फंडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली सर्वाइवल है ना फैमिलीज का, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बहुत लोग क्या करते हैं वो फंडिंग की वजह से मे बी दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, बट हम लोग जो है बाबा साहब का मूवमेंट भी है, साथ में सर भी बता रहे थे कुछ न्यूज़ ऐसा भी कवर करो जिससे कि पता चले कि ये जस्ट बहुजन का ही नहीं है, इवन अदर न्यूज़ भी कवर करते हैं लोग, तो चैनल्स अलग भी हो सकता। तो यू कैन क्रिएट दिस कंटेंट एंड वी कैन क्रिएट द कंटेंट विच इज़ यूजफुल फॉर द यूथ ऑल्सो, यूथ प्रेजेंट जनरेशन। तो इस तरह का बहुत सारा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के ऊपर। हम लोग भी छोटा छोटा काम करते रहते हैं। सुमित सर तो हम और हमारे मिसेस, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, रिटायर होने के बाद भी अभी हम कुछ छोटा छोटा सोशल वेलफेयर स्कूल जाते हैं हम लोग, बच्चों को एंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स लगाते हैं, इससे वो बोलिए अदर क्विज़ बोलिए। रिसेंटली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे में एक क्विज़ कंडक्ट की, ये क्विज़ सर्टिफिकेट के साथ में। अभी ह्यूमन राइट्स का डे था, उसमें कुछ क्विज़ लगाए। तो स्कूल्स में जाते हैं हम लोग, कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं, फैमिलीज में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग अभी भी देवी देवताओं के ऊपर बहुत मतलब सालों से, सेंचुरीज से उसमें घुस गए, निकलना उतना आसान नहीं है। तो बड़ा जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर। तो हर एक फैमिली में एक मिलेगा, एक शेयर मिलेगा आपको, वो एक शेयर ने बाकी लोगों को धीरे धीरे वो उसमें से बहकाव में से निकालना है, वो जिम्मेदारी हमारा है। सो आई वुड थैंक द टीम फॉर द एक्सेलेंट प्रोग्राम, क्योंकि बड़ा इनिशिएटिव है ये सोशल मीडिया का, एक यूट्यूब का बड़ा, टीवी को डोमिनेट करने ऐसा यूट्यूब है। सिंपल वे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कितना है बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए उसको आप स्टिल उसके बावजूद भी आप लोग आए दूर दूर से सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। ये जुनून आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू। एंड एक स्मॉल मैसेज बोलूँगा, रिसेंटली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाया ना, बाबा साहब का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बहुत सारा डिफरेंट वर्जन सुन रहे हैं आप लोग, इन्होंने लिखा क्या, उन्होंने लिखा क्या, एडवाइजर है क्या, बहुत सारे लोग मालूम है आपको। ये छोटा कोटेशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान जो अपन ये इक्वालिटी के ऊपर है, इक्वालिटी ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस। ओके, मैं तुम्हारे हर सवाल का एक मुकम्मल जवाब हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ। दिस इज बड़ा बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, काइंडली विल ट्राई टू टेक हेल्प। थैंक यू। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कृपाराम है और मैं उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से आता हूं जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, और ये कहा जाता है सबसे पिछड़ा इलाका है। हमारे यहाँ सूखा ग्रसित ज़मीन बहुत है। सबके यहाँ आने का कारण यही रहा लगभग कि कुछ नया सीखा जाए, जो कि सर को सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और सबको लगता है कि कुछ ऐसा करें जिससे हम लोग अपनी कम्युनिटी को कुछ दे पाएँ। कम्युनिटी से अगर कुछ ले रहे हैं तो उसका वापस भी दे पाएँ। मैं भी लगभग जब मैंने इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा, और ये रहा होगा दौर करीब 2017-18 का, पहली बार मैंने जब यूट्यूब पे देखा, तब सर उस टाइम पे शायद द शूद्र के नाम से सर का जो चैनल था वो चल रहा था। मुझे लगा कि मतलब इस काली स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो कैसे होते होंगे। उस समय यहाँ आने की जर्नी मेरी शुरू हुई थी कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं आर्थिक रूप से मतलब मेरा परिवार अभी भी उतना सक्षम नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ अफोर्ड कर सकें। जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो मैंने भी कोशिश की कि मैं कुछ करूं। अभी इसी साल मेरा MCU जो भोपाल का रीजनल कैंपस है खंडवा, वहाँ से मास्टर कंप्लीट हुआ है जर्नलिज्म में। और मेरे एक मित्र हैं महेंद्र गौतम, वो लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने बताया कि सर का जो यूट्यूबर मीट है वो होने जा रहा है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। और सीखना तो ठीक है, मुझे ये लग रहा था कि चलो अब मौका मिलेगा कि मैं जिनको मैं देख रहा था काली स्क्रीन के उस तरफ, अब मैं सामने से रूबरू होऊंगा। तो
ये बस यही मेरा है। बाकी एक्सपीरियंस तो वही है जो सभी का कुछ सीखते हैं नया। और यहाँ आके सर तो ठीक है, आप जैसे सभी साथी जो अच्छे लोग हैं वो भी हैं। थैंक यू सर। जय भीम टू ऑल। मेरा नाम चेतन नारायण। मैं बेसिकली नागपुर से हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से हैदराबाद में हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। और आपने वो एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें थैनोस के आवाज़ के लिए मेरा आवाज़ सिलेक्ट हो गया था, लेकिन वहाँ पे फिर से वही नीनाद कामत नाम का ब्राह्मण था और उसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया और उनका आवाज़ लिया गया। मतलब बाकी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में उसका आवाज़ था, लेकिन इस आवाज़ में भी उसने टेक ओवर कर लिया। तो वहाँ पे बहुत तकलीफ़ हुई कि मतलब पहली बार मुझे समझ में आया कि ब्राह्मणवाद हर जगह पे कितना फैला हुआ है। उसके बाद मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन किया और काफ़ी कुछ परेशानियाँ आई मुझे। आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ओपनिंग माई चैनल एंड रन दैट प्रॉपरली। कुछ सीखना चाहता था, ये मुझे मेरे भाई ने बताया जो मुंबई में है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा कुछ सेशन होता है या समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसी दिन रजिस्टर वगैरह कर लिया। मुझे लगा कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे कि मुझे थंबनेल बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आता था। मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता था, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आता था। फिर मैंने, जैसे अब हितेश सर ने बताया कि कैनवा इज़ बेस्ट वे टू डेवलप दैट थंबनेल, तो इजी भी है और बहुत फास्ट हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और जर्नलिज्म के बारे में सुमित सर ने जो बोला वो इतना इम्पैक्ट कर गया कि मुझे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया इसमें। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यू शुड कैरी ऑन विद दिस। थैंक यू। मैं एक डायलॉग बोल देता हूँ, वो डायलॉग थैनोस का। ब्रह्मांड को खत्म करने में उतना मजा नहीं आया जितना कि यहाँ धरती पे तबाही फैलाने में। जय भीम ऑल। आई एम सागर मदाड़े फ्रॉम कर्नाटका, जिसके लिए ये यूट्यूबर मिस बुलाया गया है। ओके, यस, दे लेफ्ट ऑलरेडी। मैं राइट नाउ कोई चैनल वगैरह वो नहीं करता और अभी काम भी नहीं करता हूँ। कैसा चलता है देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और एक डिस्क्लेमर, हमने हिंदी नहीं सीखा है, कुछ तो बोलते समय गलतियाँ होगी तो माफ़ कर दो। ओके 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 बट ओके, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। ओके ओके ओके, हाँ। जस्ट नाउ माई पार्टनर लेफ्ट। हमारा अल्टीमेट एम ऐसा है कि अम्बेडकरिज्म एंड पे बैक टू सोसाइटी करना है ना, वो स्प्रेड करना है। जनरेशन गैप है, जेन जी जैसे कि बूढ़े लोग हैं, मतलब अराउंड 45, 50 और 50+, उन लोगों में जो अम्बेडकरिज्म के बारे में जो जानकारी है, और अभी के जेन जी में थोड़ा जनरेशन गैप है। जो डेवलप्ड है उनके बच्चों को जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इकोनॉमिकली वो प्रिविलेज्ड है, अभी उनको भी अम्बेडकरिज्म के बारे में पता होना चाहिए। और स्कूल सिस्टम में तो अभी थोड़ा कम पता चलता है, इसलिए अम्बेडकरिज्म स्प्रेड करना है और पे बैक टू सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींचना है। इस पे हम काम करना चाहते हैं। दैट्स ओके। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम चीनू हरपाल है, मैं बलांगीर उड़ीसा से आया हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलना चाहूँ तो एक इतिहास है कि संविधान दिवस सारा भारत में पहला कहाँ मनाया गया तो वो हमारा बलांगीर ही है।
2009 में संविधान दिवस मनाया गया था, पहली बार सारा भारत में पहली बार हमारे बलांगीर में मनाया गया था, उड़ीसा में। वो विजय मानकर साहब लीड किए थे। सामूहिक तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखने आया था, बहुत कुछ सीखा भी और बहुत लोगों को मिलने की आशा करके आया था। तो बहुत सारे लोग तो नहीं आए कि जैसे जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर थे वो लोग तो नहीं आए, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ। जब मैं सर से मिला, सुमित सर से, तो सुमित सर इतने प्यारे हैं कि उनके मिलने से ही बहुत सारे दर्द गायब हो गए जी। तो देखिए, मैं साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैं आज यहाँ पे सीखा कि पत्रकारिता करना, रील्स बनाना, शॉर्ट बनाना, लोगों को जागरूक करने के लिए हम बनाते हैं। मतलब लोगों को कैसे अच्छे डेमोक्रेसी मिलेगा, इसीलिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। वो उनके नागरिकत्व को लेके कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, इसीलिए हम रील्स बनाते हैं। क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि मेरे लोग समय बदलते ही वो लोग बदल जाएंगे, कि मुझे बाद में पहचानेंगे नहीं, समझेंगे। तो इसीलिए बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रहा था, वहाँ पे एक कोट कहा था, मैं उसे कहना चाहूँगा। क्वालिटी डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। मतलब हम अच्छे डेमोक्रेसी पाना चाहते हैं तो हम पहले एक अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। आज और एक जो सीखा मैंने हितेश भाई से कि वीडियो को कैसे एडिट किया जाए। जब मैं पहले रील्स बनाता था, बिफोर 1 ईयर से मैं रील्स बना रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो जब मैं करता था कि सिर्फ पढ़ाई करके बुक का जो रहता है उसे मैं लगा के, मेरे वीडियो पे लगा के पोस्ट करता था एविडेंस के तहत। आज मैंने जाना कि अच्छे एडिटिंग के करके भी हम उसे पोस्ट कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसे वगैरह। तो सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम पत्रकारिता करने से पहले, रील्स बनाने पहले हम खुद पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बाबा साहेब को पढ़ें, बुद्धिज्म को पढ़ें, और भी हमारे सोशल जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ें, और रील्स को अच्छे से तैयार करके अच्छे से पोस्ट करें कि लोग हमारे, चाहे हमारे लोग कम व्यूज़ आए, कम लोग देखें, पर जो लोग देखें वो समझें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, रील्स में रील्स क्या कह रहा है, इसी पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। इतना ही कहूँगा। सभी साथियों को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ताहे दिल से द न्यूज़ वीक की सारे टीम को, सुमित भैया को पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आई एम मनोज फ्रॉम बलांगीर ओडिशा। मैं पिछले 2 साल से बहुजन यूट्यूब मीट में ज्वाइन करना चाहता था। लास्ट ईयर में जब फ़ोन किया सुमित सर को तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था, तो सर बोला कि नेक्स्ट साल अर्ली रजिस्ट्रेशन कर देना। तो इस साल फ़ोन किया तो सर पूछा आपका यूट्यूब चैनल है क्या। तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन चैनल है, 4000 फॉलोअर्स है, और इंस्टाग्राम फेसबुक में भी सभी में मोनेटाइज है। लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा वाइफ भी एम्प्लॉय है, हम दोनों एम्प्लॉय हैं। तो फ्री कोचिंग सेंटर है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम, और कैरियर गाइडेंस भी करते हैं। तो इस साल रजिस्ट्रेशन किया तो एज ऑडियंस यू कैन ज्वाइन बोला, तो मैं ऑडियंस के तहत रजिस्ट्रेशन किया।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, तो मैं मेल किया, फिर आपका जॉइन कन्फर्मेशन हो गया, तो मैं आने के लिए टिकट भी बुक किया। तो ये मेरा भाई है, तो हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से आया, एक ही ट्रेन से भी आया, लेकिन हम उनको पहचाने नहीं थे। मैं भी एक पर्सनल ऑटो भाड़ा करके आया, वही भी आया, लेकिन हम आगे से जानते होंगे तो एक साथ आ सकते थे। तो हाँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कोविड के आगे 2018 में सुमित सर का एक वीडियो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से, वो ग्रुप का वीडियो था, लेकिन मैं फेसबुक में शेयर किया था। मेरा आगे का वीडियो कोई भी 5000 10,000 नहीं जाता था, लेकिन वही वीडियो आज पहली बार उस टाइम 2018 टाइम में जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो आंदोलन हुआ था उस टाइम में, तो वही वीडियो 1 लाख से क्रॉस किया था। तो हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा जो लेगेसी है बाबा साहेब आम्बेडकर और जितना कंट्रीब्यूट किए हैं हमारे समाज की जागृति और डेवलपमेंट के लिए, वो उस टाइम वो मेन स्ट्रीम वो सवर्ण पत्रकारिता को चैलेंज करके 5-5 वो जर्नल पब्लिश किया, लेकिन उसके बाद आज तक हमारे समाज में वैसे कोई व्यक्ति नहीं आया कि जो समाज की पत्रकारिता को बढ़ावा दे। लेकिन सुमित सर जो पहले उसका चैनल था द शूद्र से वो मुझे भी लगता है कि वो चैनल आता है, न्यूज वीक नहीं आता, हर माइंड आता है कि द शूद्र का एडिटर है। तो सर ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे देश के सारे कोने कोने से हमारे जो पत्रकारिता चाहने थे जर्नलिस्ट चाहने वाले लड़के को लेके एक साथ एक यूट्यूबर मीट करके सिखा के जो हमारे अम्बेडकरियत और बहुजन लेगेसी को प्रमोट करें कि अपने पत्रकारिता माध्यम से हमारे लोगों को जागरूक करके एक अच्छा समाज और बेहतर समाज बनाने। और इसमें क्या होगा कि हमारे लोगों का जो अम्बेडकराइट बहुजन विजन भी स्प्रेड होगा उनके साथ। जब हमारा मैं एक एम्प्लॉय होने के नाते, मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन एम्प्लॉय हूँ हमारा फैमिली का, मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था ये पिछले नवंबर 26 को। वही पोस्ट सुमित सर भी ट्विटर में, अभी तो एक्स है, वो पोस्ट रिट्वीट किया था, तो मैं वही पोस्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो उस दिन था नवंबर 26, दोस्तों लोग हमारा भुवनेश्वर में प्रोग्राम था, तो एक फ़ोटो पोस्ट किया था, वो स्टारबक का था। तो मैं लिखा था, टुडे आई हैव फोर्स्ड टू शेयर माई स्टोरी, टिल टुडे नो एनीवन कैन ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर इन माई विलेज ड्यू टू माई कास्ट। I have faced uncountable times of untouchability. Today, due to constitutional right, I can afford Starbucks. जाति की वजह से आज भी हमारा गांव में अनटचेबिलिटी रेट इतना है कि आज भी किसी के घर में आज तक पानी भी नहीं पिया हूँ अपर कास्ट की। टिल जितने भी बॉन्ड्स है, सेपरेट बाथिंग स्टेप होता है दलित के लिए, ट्यूबवेल्स भी आज तक भी मैं ट्यूबवेल नहीं टच किया। तो मेरा एक छोटा सा टाइम की एक स्टोरी है। तो मेरी दादी माँ, मुझे जब क्लास 1 में जाता था, मेरा याद है कि मैं वो ट्यूबवेल टच किया था। तो स्कूल के बगल में आंगनवाड़ी सेंटर है, आंगनवाड़ी सेंटर में पहला एक ट्यूबवेल खुला, नया ट्यूबवेल बना। तो उस ट्यूबवेल के मैं मेरे दीदी माँ से गया, तो मैं टच करके पानी यूज कर दिया। तो गाँव में एक मीटिंग हुआ कि एक दलित का लड़का नया ट्यूबवेल से कैसे पानी छू दिया। तो गांव में मीटिंग किया, तो मीटिंग में सॉल्व नहीं हुआ वो इशू। तो उन अपर कास्ट के लोगों पुलिस थाना गए केस करने के लिए। तो उनको जानकारी भी नहीं है कि ये अनटचेबिलिटी एक हेनियस क्राइम है। तो उनका जब वो आयो था, तो उन लोग बोला, वो 22 लोग गए थे, तो 22 लोग को बोला कि अगर आप उनको माफ़ी नहीं मांगोगे तो आप जितने भी 22 लोग हैं, हमारा लोकल जेल है पटनागढ़ सब जेल, वहाँ आपको भरवा दूंगा बोला। तो वो लोग फोर्सली माफ़ी मांगे। वो लोग एट्रोसिटी उन लोग कर रहे थे, लेकिन एट्रोसिटी के अगेंस्ट वो लोग फिर केस करने गए थे। तो एक एम्प्लॉय होने के नाते ये समाज में स्प्रेड करना कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करना, हायर स्टडी के लिए प्रमोट करना, और जिस समाज से हम पढ़े लिखे कर आए हैं सोसाइटी को पेबैक करना, ये हर नैतिक कर्तव्य है। जैसे कि सुमित सर ने अपना जर्नलिज्म के माध्यम वो एक अच्छे खासे
प्लेटफॉर्म में जर्नलिस्ट थे, वो उस जर्नलिज्म के छोड़ के आके खुद ओन जो कम्युनिटी जर्नलिज्म स्टार्ट किया। उसके तहत सोसाइटी का जो लड़का हो उनके सिखा के जो पेबैक, ये भी एक उनका पेबैक, अम्बेडकर लेगेसी, बहुजन लेगेसी के लिए ये भी एक पेबैक का माध्यम है। और ऐसे जो वर्कशॉप करने के लिए और मैं सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं यूपी के हाथरस से हूँ और दूसरा मौका है जब मैं यूट्यूबर्स मीट में यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। इससे पिछली बार जब दिल्ली में आयोजन हुआ था तो वहाँ पे मैंने अटेंड किया था और दूसरा मौका है जब मैं हैदराबाद में हूँ। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रोफेशन में है तो कम से कम दूसरे प्रोफेशन की बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसके छोटी मोटी चीज़ें पता चलती रहें कि कोई गलत उसके बारे में कह रहा है तो हमें पता रहे कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या है। तो कुल मिला के यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में पिछले साल जब मैं शामिल हुआ तो वहाँ कई एक्सपर्ट आए थे, यहाँ पे नहीं आ पाए थे किन्हीं कारणों से, उनकी फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हुई और भी कई मामले थे। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति नई चीज़ों से जुड़े रहना हमें नयापन देता है और वो आपके प्रोफेशन में अच्छे करने के लिए और दिखने के लिए मतलब ज़रूरी भी है और आपको मोटिवेट भी करता है। ठीक, धन्यवाद। तो नीचे ही पकड़ना पड़ेगा। हेलो, सभी को जय भीम। मेरा नाम, सही आवाज़ अब सही है सर? ओके, सभी को जय भीम। मेरा नाम श्रीकांत गौतम है और मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट ललितपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। बुंदेलखंड का एक एरिया है और मेरे अम्बेडकरिज्म की शुरुआत होती है मेरे ग्रेजुएशन के टाइम से। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस टाइम मेरा एक सब्जेक्ट था दलित विमर्श, तो वहाँ से मुझे दलित विमर्श के जानने में और रुचि आई। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने का एक कोर्स होता है CLTA, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इग्नू से, उसको पूरा किया। उसके बाद अभी मैं एक सामाजिक शक्ति नाम से यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, जहाँ पर बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को एक क्रम से मैं पेश कर रहा हूँ। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अब आते हैं इवेंट पर। तो इवेंट फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड डे में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। हमने कंटेंट क्रिएशन से लेकर जर्नलिज्म पर बात की। कंटेंट क्रिएशन में हमने वीडियो एडिटिंग, हुक वगैरह, जैसा हितेश भाई ने बताया, थंबनेल डिजाइनिंग, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। और उसके बाद आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम सभी पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सभी लोग मेहनत करते रहिए। कल क्या पता आप में से कोई यहाँ पर स्पीकर बन के खड़ा हो, तो सभी से यही कहूँगा। और क्योंकि बाबा साहब ने भी यही कहा है कि एन आइडिया नीड्स प्रोग्रेशन एज मच एज अ प्लांट्स नीड्स वाटरिंग, यानी एक विचार को ही उतनी सिंचाई की ज़रूरत होती है जितनी एक पौधे को। और यहाँ पर आने के बाद पर्सनली सुमित सर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आई लाइक योर बिहेवियर वेरी मच सर, और सुमित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जो बहुजन यूट्यूबर मीट की ये यात्रा है वो यात्रा कोविड से शुरू हुई थी और वो पहला जो सेशन था उसमें मैं भी पार्टिसिपेट था। आप पुराने जो वीडियो देखेंगे तो उसमें भी 2 मिनट 43 या 44 सेकंड का है, उसमें मेरा भी वीडियो है। तो मैं बीच में जो भी बहुजन यूट्यूबर मीट्स का हो रहा था, मैं कई बार प्लान कर रहा था लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो सका किन्हीं कारणों से। लेकिन इस बार मैं सोचा था कि मैं चलूँगा, लेकिन दूरी इतनी थी कि मैं सोचा यार अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैंने किसी तरह से राजेश को फिर मोटिवेट किया। ये जाने होने का तैयार नहीं था, अगर ये उतना दूर जाना है सर, कभी कोई कभी गए नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ थी, वो भी कह रही थी अरे आपको अकेले जाना चाहिए, उसको क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी तरह इसको मोटिवेट किया, लास्ट तक मोटिवेट करता रहा। फिर अभी आके इसका आप सुने ही होंगे कि बहुत अच्छा इसको लगा।
तो जानने के लिए हमें देखिए टेक्निकल नॉलेज, आज यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसमें वीडियो कैसे एडिट करें, कैसे थंबनेल बनाएं, कैसे हुक क्रिएट करें, उसमें आपको जो टेक्निकल डिटेल है वो आपको मिल जाएगा, आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। लेकिन जब हम कोई वीडियो क्रिएट करना शुरू करते हैं तो कोई वीडियो आप बहुत शिद्दत से बनाते हैं, 2-3 दिन तक आप उसको रिसर्च करते हैं, अच्छा उसमें कंटेंट डालते हैं, फिर भी चलता नहीं है, तो आपको लगता है यार कुछ तो यार चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। जो मिस कर रहा हूँ वो इस जैसे प्लेटफॉर्म पर आने पर आपको और हौसला मिलता है। अब जैसे हमें एक गार्जियनशिप मिल जाती है, जैसे सुमित सर का एक्सपीरियंस 10-15 साल का मीडिया में है, मैं भी जर्नलिज्म में BHU का छात्र रहा हूँ, मैंने लॉ भी किया है वहाँ से, तो काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती है। लेकिन जब किसी का मोरल जो सपोर्ट मिलता है ना, उससे आदमी की ताकत बढ़ जाती है। तो सीखने के लिए क्या है, आप जैसे साथी यहाँ पर आए, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। सर भी 15 साल से पत्रकारिता में है, जयदेश भाई बता रहे थे उनका भी कुछ एक्सपीरियंस है, उस तरह के जो मामले उन्होंने उठाए थे जो नेशनल मुद्दा बन गया था। तो हमें एक दूसरे से सहारे बनकर और एक दूसरे को सपोर्ट करके, और न्यूज़वीक को हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। जिस तरह से उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के आए थे, हम लोग सभी लोग चाहते हैं। मैंने जब इस पे कमेंट के लिए, इस पे रिप्लाई के लिए लिखा गया था, तो मैंने इसमें एक सजेशन में मेरा ये भी था, मैं उसके लिया हूँ स्क्रीनशॉट, कि मैं चाहता हूँ कि लगभग हमारे 500 ज़िले हैं हमारे देश में, हमें किसी तरह से हर ज़िले वाइज 4 लोगों की एक टीम बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उस ज़िले की अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है तो हमारे पास वो रिसोर्सेज रहे कि हम उस व्यक्ति के पास जाएं। देखिए, अगर हम इस तरह से मिलते रहेंगे तो इतना हमारा हक हो जाएगा। अगर हम इनको कहेंगे कि भाई जाइए, थोड़ी वहाँ घटना है, अगर वो जाएगा ना तो वो आदमी चला जाएगा। हमें बहुत सारे रिसोर्सेज अपने नहीं है कि हम दिल्ली से पर्टिकुलर उस केस के लिए वहाँ जाएं। अब ये ट्रेनिंग के माध्यम से ही मिल गया ना कि कैसे फैक्ट चेकिंग करनी है, कैसे PTC करना, हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, वो एक दिन में कोई संपूर्ण नहीं होता है। तो इस माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने के और बहुत कुछ जानने को मिलता है जब हम इस तरह से गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी लेगेसी है, जैसा कि हम हड़प्पा कालीन सभ्यता से आज तक का हमारा जो संघर्ष है, और हम एक अच्छे इंसान हैं, सबसे बड़ी जो हमारी चीज़ है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम कभी भी किसी का अहित नहीं सोचते, हमारे वो ब्लड में है। बुद्ध से लेके कबीर, बाबा साहब, मान्यवर साहब, सब लोग ने, जब संविधान लिखा गया, बाबा साहब के साथ कितनी सारी जाति हुई, बाहर क्लास रूम के बैठाया गया, लेकिन उनके शब्दों में आप देखेंगे उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति को भारतीय की नज़र से देखा। तो सब लोग साथ में रहिए, हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, और ऐसे ही बहुजन यूट्यूबर मीट आयोजित किया जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पर इसको ले जाया जाएगा। जय भीम साहब। जय भीम। मैं टुनटुन कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से, और जो यहाँ ट्रेनिंग हुआ था उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। जब अपने बात जी सर, जब व्हाट्सएप पर मैसेज आया था गौतम सर के, तो हमको बताया कि यहाँ फलना जगह जाना है हैदराबाद, वो आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर ही सीखने के मौका मिलेगा कि वीडियो पर कैसे काम करना है, और मीडिया के हिसाब से जैसे काम करना है वो वहाँ पर ही सिखाएँगे बेहतर तरह से। ज़्यादा कैसे, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजन आनंद है। मैं बेसिकली तो रहने वाला बिहार का हूँ, पूर्णिया से, लेकिन पिछले 20 साल से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ। लगभग 22-23 साल गुजर गए जो थिएटर करता हूँ। अभी मैंने कुछ फिल्मों और सीरियल में काम किया है। कलर्स पे, स्टार प्लस पे सीरियल आई। सुमित जी को पहले बहुत धन्यवाद कि
इन्होंने जो एक मिशन के तौर पे जो एक काम किया है अपना नौकरी पेशा छोड़ करके, ये अपने आप में असाधारण है। ये मुझे लगा कि इनसे जुड़ना चाहिए। मैं हमेशा क्या होता है जो मैंने अपने अनुभव किया है और ख़ुद भी उसी रास्ते से गुज़रा हूँ कि मैंने पढ़ लिख लिया और थोड़ा सा बोलने चालने के लिए सीख लिया, तो मैंने अपने लोगों से अपने आप को अलग कर लिया और उनसे अपने आप को बेहतर समझने लगा, ऐसा लगा। और तो सब चीज़ ठीक चल रहा था। तो मुझे लगा कि लेकिन एक समय मैंने एक कवि को पढ़ा, बल्ली सिंह चीमा नाम है उनका, बल्ली सिंह चीमा। तय करो कि तुम किस ओर हो। यस यस, उनका कहना है कि तय करो कि तुम किस ओर हो, आदम जात हो, आदम की ओर हो या आदम खोर हो। तो उस समय मुझे लगा कि वो जो होता है ना कि शेर के भेष में हम भेड़िए बन चुके हैं। तो कई बार जब आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस ओर हैं, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे जातिवाद नहीं झेला है। मैं पासवान जाति से आता हूँ बिहार में, लेकिन जातिवाद नहीं झेला है। उसका कारण ये हो सकता है कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, जो भी है, जो प्रिविलेज मिला, और पढ़ने लिखने वाले फैमिली से, तो थोड़ी सी आपको डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर बिहार में ही रहता तो शायद वो झेलना पड़ता। शादी जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से करा। मेरी जो वाइफ है वो पंडित समाज से है, तो हो सकता है ये भी एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो जिससे कि मैं नहीं झेल पाया। लेकिन ये तो एक अनुभव है ही, बहुत अनुभव है। जब लगातार आपका शुद्रा चैनल सबसे पहले मैं देखता था और उसके बाद में लगातार ही बहुत सारे जो है तो जो एक वाक़या चला जिसमें कि बहुजनों का सबसे बड़ा जो है मीटअप, यूट्यूब मीटअप, और या बहुजन न्यूज, बहुजन समाचार। तो ये मुझे लगा बड़ा अजीब बात है, क्या बहुजन है, समाचार तो समाचार है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब मैंने तय किया कि मैं किस ओर हूँ, मैं जब समझने लगा, जब लोगों के दुख दर्द से करने लगा, तो खैर मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो मैं मुंबई रहता था, 3 साल से चीज़ें ये छूट जाती थी अक्सर। लेकिन इस बार सही टाइम पर मुझे चीज़ें मिली कि मैं मुंबई से दिल्ली गया, दिल्ली से चीज़ों को तय करके मैं यहाँ पे आ पाया। और 2 दिन पहले ही जो है मैं यहाँ आ चुका हूँ, मतलब 11 तारीख को यहाँ आ चुका था। तो उसमें बताना मैं ये चाह रहा था कि किस तरीके से हम पढ़ लिख करके अपने ही समाज से अपने आप को अलग कर लेते हैं और उनके संघर्ष से, उनके दुख दर्द को हम समझते तो हैं लेकिन उसके लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। मैंने कहा कि ज़िंदगी एक ही है। मैं तो अपने शौक़ के लिए या है ना अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए मैं फिल्म स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी के लिए तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे मिलने के लिए पर्टिकुलरली यहाँ आया और वो ये देखने, ये करने के लिए कि मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ। मेरा जो भतीजा है, मतलब समझ रहे हैं ना, कज़न ब्रदर, वो जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके HR में हेड हैं। एंड आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं ना, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि हमारे पक्ष में हमारे ही आदमी, हम ही अपने लोगों के खिलाफ में खड़े हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं। वो जो हैं हेड हैं अब इसमें HR में, मीन्स टॉप, मतलब उसके बाद कुछ होता नहीं है, आप समझ सकते हैं, है ना। उसमें रैंकिंग हो सकता है, लेकिन क्लास A1 ऑफिसर जिसको बोलता है वो है, लेकिन वो एसोसिएट नहीं करता है। हम मिलते हैं और हमसे इसलिए वो मिलता है क्योंकि उनको लगता है कि काश एक दिन कहीं बड़ा स्टार बन गया तो फिर मेरे हाथ से चीज़ें न छूट जाए, तो हमसे मिलता है। लेकिन अगर देखेंगे, हम बात करेंगे, हाँ वो तो क्या मीन्स जानता है हम जानता है। तो ये भी एक पक्ष है कि हमारा लोग हमारे ही खिलाफ में है या खड़े नहीं है, खिलाफ नहीं है तो कम से कम खड़े नहीं है। ठीक है, अभी एक जो है IAS ऑफिसर बनी
और उनकी बहुत बड़ी संघर्ष रही। वो महिला मंजू यादव हैं और मैंने 1.5 घंटे की इंटरव्यू सुना और मैं ये जानने के लिए कि ये जाने कि उनका जो बोध है, उनका जो एहसास है कि उनके अधिकारों के लिए आज जो वो घूंघट हटा करके और एक IAS के तौर पे जो खड़ी हुई, तो उनमें कहीं योगदान के तौर पे किसी को याद करते हैं, हमारे महापुरुषों को याद करते हैं। एंड उसके संघर्ष बहुत लाजवाब हैं। वो ऋचा के साथ में उसकी कन्वर्सेशन है 1.5 घंटे की, और मैंने देखा कि संघर्ष तो लाजवाब है उसका, लेकिन सामाजिक बोध जो है उनके पास भी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है एडमायर करें, हम अपने लोगों से मिलें। एक हैं गिरीश वानखेड़े जी, और मैं उनसे मिला था, मतलब खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो वो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब आप शायद जानते होंगे। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम एसोसिएट नहीं करते हैं, हम अपने लोगों के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं, खड़े नहीं होते हैं। और तो जब हम में ही इतनी सारी क्या बोलेंगे द्वंद्व हों, है ना, कि समटाइम्स मैं आपसे अलग हो जाऊं और दूसरे ही टाइम में आपके पास में आ जाऊं, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बंदा कौन है, हमारे लोग हैं, हमारे पक्ष के लोग हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो वो बड़ा मुश्किल घड़ी होता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से ही निश्चित रूप से मिलने के लिए और समझने के लिए और भी चीज़ों को, और उसके साथ साथ मैंने हितेश से जो 1-2 सवाल पूछे जो कि मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बताया, और कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग वगैरह होती है, जो कि मेरा टेक्निकल ये सब है नहीं, क्योंकि पूरा लाइफ जो है एक आप देते हैं किसी चीज़ में ही करने के लिए, तो वो मेरा एक्ट वाला जो है पार्ट है वो अलग ही है। लेकिन टेक्निकल चीज़ें भी अब जान रहे हैं तो लगता है कि कुछ चीज़ें अपनी बात को रख दिए छोटे छोटे शब्दों में, या ना कभी अपनी जो है और आप ही लोग कुछ कर रहे हैं तो उसी में अगर हमने एक थर्ड पार्टी अप्रोच कर दिया कि हमारे मित्र हैं वो ये ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हो सकता है कि आपका अपने जगह पे एक फेस वैल्यू है, सुमित जी का एक अलग फेस वैल्यू है अपने जगह पे, मेरा फेस वैल्यू अलग है। मैं उसके साथ साथ थिएटर में एक्टिंग का वर्कशॉप वगैरह भी लेता हूँ, जिसमें कि वॉइस वगैरह का मॉड्यूलेशन होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसमें कि आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं और हम जो है मतलब बेहतर होते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिल करके यहाँ पर। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एज ए पर्सनली जो है बातें करनी चाहिए, जिसको कि हम एज ए कम्युनिटी बेहतर प्रोग्राम को टाइमली एंड और जो चीज़ों को किया जा सकता है, और आपस में ही कोऑर्डिनेट कर लें स्वयं सेवक के तौर पे, है ना, कि हम ये चीज़ जिम्मा निभा लेते हैं ताकि टाइम को ध्यान रखा जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातचीत की जा सकती है और बेहतर इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है अगले साल भी अगर सब चीज़ ठीक रहा तो मुलाकात होगी। शुक्रिया सुमित जी आपके लिए कि हमें एक फ्रेंड के तौर पे भी ये चीज़ जानना पड़ेगा कि ये केवल इनका कार्यक्रम नहीं है, ये ठीक है इनका इनिशिएटिव है, लेकिन इसको कैसे हम बेहतर और बना सकें। तो अगर इस तरह का भी कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे कि हम चीज़ों को पॉइंट आउट करके और उसको मतलब बेहतर बनाने की कोशिश कर लें और हम आपस में जुड़े भी रहें, और ये जो एक आंदोलन कह सकते हैं, एक मिशन कह सकते हैं, तो ये जो मिशन है जिसमें कि हम सब मिल रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक्टिवली रहें और ये होता रहे, ये मीटअप, यूट्यूबर मीटअप, और ये बेहतर और प्लेटफॉर्म बनता चला जाए। इसके लिए हम आपको शुक्रिया बोलते हैं। थैंक यू। जय भीम सभी को। मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर तो नहीं हूँ माइक से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं बताऊँगा कि मैं अभी करंट में क्या कर रहा हूँ। करंट में एक छोटा सा मेरा बिजनेस है ना, मैं बुक शॉप चलाता हूँ, और ये डिसीजन भी क्यों लिया उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं 2 मेंस भी दे चुका हूँ MPPSC के। इंटरव्यू कॉल नहीं आया, और उसको छोड़ने का रीज़न ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर की इतनी अच्छी नहीं थी। वही रीज़न था कि मुझे ये बिज़नेस का आइडिया आया और मैंने किया।
और मेरा एम मतलब क्लियर है, जैसे आपसे मैं कल बात हुई थी कि जो मैंने एजुकेशन ली है ना, मतलब मेरा टारगेट फिक्स है कि मुझे एजुकेशन के ही फील्ड में करना है और अपने कम्युनिटी के लिए करना है। फाइनेंशियली तो इतना स्ट्रांग नहीं था मैं, अभी भी मतलब मैं इतना अर्निंग करता हूँ कि खुद का कर लूँ, और एक दिन हो सकता है शायद मैं इतना करूँ कि अपने कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, जैसे लाइब्रेरीज हो गई या कोचिंग सेंटर्स या एजुकेशन जो भी चीज़ है। तो दोनों चीज़ें हैं मेरे पास, मतलब एक बिजनेस आइडिया हो गया और एक मैंने सिविल सर्विसेज में जो प्रिपरेशन की, तो उसमें जो अपने कास्ट को लेके जो चीज़ें होती है उसका दोनों का अनुभव है मेरे पास, है ना, कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, अब उसमें ये भी कह सकते हैं कि मेरे कुछ कमियां रही जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मैटर ये था कि कास्ट और मनी, फाइनेंस, वो कैसे मैं बताता हूँ। मैं 12th के बाद एमपी में एक एग्ज़ाम होता है, एमपी पीईटी करके एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसमें मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मुझे जो कॉलेज मिला, प्राइवेट कॉलेज ही मिला था, लेकिन एक स्कीम थी गवर्नमेंट की कि उसमें क्या होता है आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, है ना। तो वो मेरा पूरा फीस जो था कॉलेज का, बीटेक किया मैंने सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो पूरी फीस फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पैसे लगते थे और जो बेसिक चीज़ें वो लगती थी। तो ये मेरे को क्यों मिला, क्योंकि मैं एससी कम्युनिटी से था और गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो ये मुझे मिला। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करके निकला तो मतलब जॉब भी की मैंने बीच में 2-3 साल, फिर सिविल सर्विसेज का आइडिया कहीं से मिल गया मेरे को, वो अलग कहानी है। तो जब गवर्नमेंट की एक और स्कीम होती है कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके लिए मेरिट बेस पे कि आपके ग्रेजुएशन के कितने परसेंट है, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है और 100 बच्चों का पूरे स्टेट में सिलेक्शन होता है। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और वहाँ पे जो कोचिंग हुई वहीं से सारी कहानी शुरू होती है सिविल सर्विसेज की, है ना। तो मैं हो सकता अगर वहाँ से मुझे गाइडेंस सही मिलता तो मैं आज कहीं और होता, क्योंकि मेरे 4-5 साल जो है वो सिविल सर्विसेज में ही वेस्ट हो गए। और हुआ क्या था कि जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सब ठीक है, सबसे, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ है वो पूरा ब्राह्मण, मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल जो होते थे, जो एक मैडम थी, श्रीवास्तव मैम थी, तो उनको बच्चों के कैसे मतलब क्या क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वो ये योजनाएं जो होती है उनका क्या रियलिटी होती। तो वो वहाँ पे एक और चीज़ थी कि जो फैकल्टी वहाँ होती थी वो गवर्नमेंट वाली नहीं होती थी, वो आप प्राइवेट हायर करते थे। जो वहाँ पे जो अधिकारी है, जो प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने अपने ही पहचान के जो लोग थे और उनको हायर करके रखा हुआ था। तो ये तो मेरा 1 साल मतलब मान के चलिए वहाँ पे वहाँ पे पॉलिटिक्स ही होती थी, क्योंकि SC/ST कम्युनिटी के बच्चे जो है वैसे ही गांव से आते हैं, उनको इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता है ना। तो मुझे वहाँ पे कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने सोचा, ये 2018-19 की बात है, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से करता हूँ तैयारी। तो मैंने कहीं से गाइडेंस लिया, कोई सीनियर था उससे, फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो मैंने 1 साल खुद से मेहनत की बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो 2 साल मेरे पूरे वेस्ट हो गए। कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब भी मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो एक 18 में प्रीलिम्स हुआ था MPPSC का, तो उसमें मैं नया नहीं था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें प्री हुआ, तो प्री मेरा निकल गया, ठीक है। तो प्री निकला तो मैं इंदौर गया, मतलब मैं प्रॉपर भोपाल का रहने वाला हूँ, वहाँ पे इतनी अच्छी कोचिंग्स नहीं है। मैंने सोचा कि घर वालों से पैसे लेके या जो कुछ भी व्यवस्थाएं होके मैं वहाँ गया। वहाँ पे मैंने साल भर तैयारी की, मतलब प्री के बाद जो मेंस होता है। अब दिक्कत वहाँ ये हो गई कि एक अभी जो MPPSC को लेके और स्टेट गवर्नमेंट में ही OBC आरक्षण को लेके वो मुद्दा चल रहा है। तो उस टाइम कंडीशन ये थी कि जैसे ही कुछ इस आरक्षण को लेके बात आती थी तो पेपर डिले हो जाते थे MPPSC के। तो वो सबका मैं भुक्तभोगी हूँ, कहने का मतलब जो वो चीज़ है। तो अगर उस टाइम सही टाइम पे पेपर हो जाता और सब सही चीज़ें हो जाती तो मेरा सिलेक्शन शायद हो जाता। मतलब नहीं हुआ, वो तो हो सकता है मेरी भी कमी रही हो कुछ, लेकिन ये सब चीज़ें थी। तो स्टूडेंट लाइफ, बेरोजगारी और इस सब चीज़ों को लेके क्या। अब दूसरी चीज़ कास्ट को लेके
कि जैसे मैं कोचिंग गया वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रुप बने रहते हैं। मतलब मैं पीएससी की बात कर रहा हूँ, है ना। छोटे मोटे एग्ज़ाम का तो क्या ही होता होगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वहाँ पे क्या है, जैसे जनरल वाले तो उनका एक अलग ग्रुप बना रहता है ना। वो उनकी तैयारी अलग चल रही है, और अपने कम्युनिटी वालों को वो इंटर नहीं करने देते हैं कि अब कोई सर फैकल्टी है मान लो, है ना, वो जनरल कम्युनिटी की है ना, तो वो क्या है कि आपको उस तरीके से गाइड नहीं करेगी। तो ये भी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ कि मैंने 21 और 22 का मेंस दिया है, उसके बाद में फिर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी, और वो लेट हुआ था, 2023 में हुआ था 21 का मेंस, 2-3 साल डिले। तो वो मेंटल में बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहे, इतनी तैयारी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब चीज़ें। तो फिर फाइनली फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप डाली, और मेरे फैमिली में भी ऐसा नहीं था कि और ज़्यादा पढ़ाई करवा सके, नहीं तो अगर 1-8 साल और करता शायद कुछ और चीज़ें होती। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में भी सेम चीज़ है, मतलब अपने कम्युनिटी के लोगों का क्या हो सकता है। मतलब जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं अभी जैसे बता दूँ कि मैं अगर किसी को पता चलता है कि मैं SC कम्युनिटी का हूँ और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बनिया है, तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। अगर मुझे पता चलता है, किसी को पता चलता है कि SC कम्युनिटी वाले की शॉप है, तो शॉप पे नहीं आएंगे। ये आज की रियलिटी है, ठीक है। आप इसको माने नहीं माने, लेकिन प्रैक्टिकली यही है ना। तो ये दोनों चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। और 3 साल से मैं शॉप चला रहा हूँ, ठीक है। और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे सर ने अभी बताया था एंटरप्रेन्योरशिप में कि इतना लोन मिल जाता है, इतना अमाउंट मिल जाता है बैंक से, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इतने चक्कर काटे, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ से बैंक में भगाते हैं कि बैंक वालों से बात करो कि क्या है। बैंक में जाओ तो वो वहाँ भगाते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है। तो मतलब इतने ज़्यादा परेशान था, तो इसलिए फाइनली मैंने फिर प्राइवेट लोन लिया, पर्सनल लोन, और फिर अब चला रहा हूँ। तो अभी इस कंडीशन में हूँ कि मतलब अर्निंग हो जाती है मेरी 3 साल में अच्छे से स्टेबल कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला था कि स्पॉन्सर्स तो हो सकता है शायद मैं कभी फ्यूचर में, छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन कि मेरा भी नाम कहीं वहाँ लिखा हो है ना। तो थैंक यू, एक्साइटेड। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मैं बरेली के यूपी के बरेली जिले से आया हूँ, और मैं सबसे पहले सुमित सर को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुजन यूट्यूबर मीट के माध्यम से बहुजन यूट्यूबर को एकजुट करने और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने का जो कदम उठाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सभी सभी साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि सर का जो चैनल है और उनकी जो टीम है, जो काम वो कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पिछली बार मैंने आपका सेशन जो देखा था, यूट्यूब मीट में आने को था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाया था मैं। लेकिन मैं आपके बहुजन यूट्यूब मीट से बहुत पिछले साल से बहुत प्रोत्साहित था कि मैं सोचा था, मैं मिस कर दिया था किसी कारणवश, लेकिन इस साल बहुत प्रोत्साहित था। जैसे ही आपका मेरे रील्स पे मैंने और वो देखा, मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दिया। साथ में मेरे बच्चे भी साथ में आए हैं, उनका भी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। मेरे दो तीन चैनल हैं वैसे, मैंने एक है अम्बेडकर यूथ नंबर 1, और 2-3 चैनल और हैं जिस पर मैं काम करता हूं। और वैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूं रेलवे में, और कंप्यूटर ऑपरेटर हूं आउटसोर्सिंग पर। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं, अभी आप सभी की स्वीकृति, ठीक है। वो जो बाबा साहब के जीवन पर आधारित है, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। कि जय हो तुम्हारी भीम महान, दिया है भारत का संविधान। कि जय हो तुम्हारी भीम महान, किया आधुनिक भारत बनाने का काम। कि जय हो तुम्हारी भीम महान, दिलाया दलितों और महिलाओं और पिछड़ों को सम्मान। कि जय हो तुम्हारी भीम महान, पूरे विश्व में पाया सम्मान। कि जय हो तुम्हारी भीम महान, कि जय हो तुम्हारी भीम महान, बड़े बड़े नेता शीश झुकाते और देते तुमको सम्मान। कि जय हो तुम्हारी भीम महान, कि जय हो तुम्हारी भीम महान, क्यों ना करें हम तुम्हारा गुणगान,
तुम थे दुनिया में बड़े महान, कि जय हो तुम्हारी भीमान, कि जय हो तुम्हारी भीमान। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू। जब तक जिंदा हो जंग जारी रखो, जब तक जिंदा हो जंग जारी रखो, बात दो ही रखो मगर भारी रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं न्यूज़ 85 तक। साथियों, हमारे पास शिकार बहुत हैं लेकिन तीर कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तीर से दो निशाना लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास समय भी बहुत कम है, संसाधन भी बहुत कम है, और जो जिसका शिकार करना है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एक तीर दो निशाना नहीं, एक तीर हम 10 निशाना लगाना चाहते हैं, और कम बातों में हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ और हमें क्या होना चाहिए। दोनों चीज़ें पंक्तियों के माध्यम से, 2-2 लाइन की पंक्तियाँ रहेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि किसी को ऊबन ना महसूस हो। पहले मैं बहुजन यूट्यूबर मीट के लिए कहना चाहूँगा, जैसे एक किताब लिखने के लिए 10 किताब पढ़ना ज़रूरी है, जैसे एक किताब लिखने के लिए 10 किताब पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही हर बहुजन क्रिएटर को बहुजन यूट्यूबर मीट ज्वाइन करना भी ज़रूरी है। कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या हूँ, या कहेंगे तुम क्या हो, बताओ मेरे आगे तुम क्या हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ। मैं इंसान, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सर्वोसर्वा हूँ। बुद्ध ने भी कहा है, तथा आपको दीपो भव। बुद्ध ने कहा है तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तो इसलिए तो मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, सजेशन रहेगा कि सभी लोग शब्द के अर्थ भी समझिएगा, और अर्थ में कुछ भावार्थ भी होते हैं उसको भी समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो खुद को कहते हैं अम्बेडकरवादी थाट वाला, वो खुद को कहते हैं अम्बेडकरवादी थाट वाला। ये बातें मैं उन नौजवानों को कहता हूँ जो तमाम जातीय भावना से ग्रसित तमाम रील, पोस्ट और बातें करते हैं, और इससे समाज में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। वो खुद को कहते हैं अम्बेडकरवादी थाट वाला, वो खुद को कहते हैं अम्बेडकरवादी थाट वाला, लेकिन लड़का लड़की खोजते हैं अपनी अपनी जात वाला। आज अम्बेडकरवादियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए तो आज भी वही चल रहा है। चंद आँखों में चुभ रहे हैं इस कदर अम्बेडकर, चंद आँखों में चुभ रहे इस कदर अम्बेडकर हैं, चंद आँखों में चुभ रहे इस कदर अम्बेडकर हैं। उनका पत्थर भगवान, उनका पत्थर भगवान, मेरा पत्थर पत्थर है। मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ, तमाम अपने बहुजन महापुरुषों का जो स्टेचू बना है, पार्क बना है, लोग बताते हैं पत्थर का है। तो वो चीज़ें हैं कि वो खुद को चंद आँखों में चुभ रहे इस कदर अम्बेडकर हैं, उनका पत्थर भगवान, मेरा पत्थर पत्थर है। ये तो नहीं चलेगा ना। और देखते हैं तो बाबा साहब को पढ़ने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, कहने वाले तमाम लोग हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ना, लिखना, कहना बिल्कुल आसान हो गया है। सभी लोग कह रहे हैं बाबा साहब को पढ़ना, लिखना, कहना बिल्कुल आसान हो गया है, बस उनके जैसा कुछ करके दिखाना मुश्किल काम हो गया है। ये तो पहला कदम है, मंजिल अभी बाकी है। ये तो पहला कदम है, मंजिल अभी बाकी है। क्रांति के लिए लाखों की भीड़ नहीं, अकेला अम्बेडकर ही काफ़ी है। ये तो पहला कदम है, मंजिल अभी बाकी है। क्रांति के लिए लाखों की भीड़ नहीं, अकेला विद्रोही काफ़ी है। हम देखते हैं तमाम चीज़ें हम लोग निगेटिविटी करते हैं, इनकी बुराई करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे बात नहीं करते हैं, हम अपने मूवमेंट की बात नहीं करते हैं, हम अपने महापुरुषों की बात नहीं करते हैं, हम उनकी किताबों की बात करते हैं, उन पे डिबेट करते हैं। तो मेरा कहना है तब तक गलत है, गलत चीज़ों पे गालियाँ
तब तक गलत है गलत चीज़ों पे गालियाँ, जब तक तुम सही चीज़ों पे नहीं बजाते तालियाँ। बजा दो भैया, अन्ना ताली बजा दो। ये जो तुच्छ संविधान की तरफ आग फेंक रहा है, देखते हैं ना कभी कभी लोग संविधान पे सीधा वार कर देते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, वो भारत देश से बाहर हैं तभी बोल रहे हैं ऐसा। ये जो तुच्छ संविधान की तरफ फेंक रहा आग है, इसका कारण सिर्फ एक ही ब्राह्मणवाद है। क्या लिखूं? कभी कभी सोचता हूं कि यार क्या लिखें, ना टाइम है ना कुछ है, तो क्या लिखूं, कितना लिखूं, क्यों लिखूं, इतने तो हैं ही। क्या लिखूं, कितना लिखूं, क्यों लिखूं, इतने तो हैं ही। फिर सोचता हूं कि मैं मेरी ना लिखूंगा तो मेरा कौन लिखेगा। अब दीपों पे है, कहीं अल्लाह तो कहीं भगवान की सजी झांकी है। देखते हैं हम लोग अक्सर, कहीं अल्लाह तो कहीं भगवान की सजी झांकी है। ऐ इंसान खुद में झांक ले, अभी यहाँ झांकना बाकी है। टू लाइनर है ताकि लोगों को बोरिंग ना हो, बाकी अगर आप कहेंगे तो लंबा भी चल सकता है। चलिए 4 लाइन का। लोग तुम देखिए, हम थोड़ा बता देंगे तभी समझ में आएगा। होता क्या है कि जब बचपन के या साथ के पुराने दोस्त किसी चक्कर में बहुत आगे निकल जाते हैं या बिछड़ जाते हैं या कहीं बिजी हो जाते हैं, दूर दराज से नज़र नहीं आते हैं या बर्बाद ही हो जाते हैं, अब हम उनके बारे में सोच रहे हैं हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, वो क्या थे, वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। लोग तो मुझसे बहुत आगे चले गए, लोग तो मुझसे बहुत आगे चले गए, यानी मनुवादी लोग, वैचारिकता वाली बात। लोग तो मुझसे बहुत आगे चले गए, लेकिन जितने थे सब के सब बस ठगे गए। लोग तो मुझसे बहुत आगे चले गए, लेकिन जितने थे सब के सब बस ठगे गए। हम खुद से कभी ना मिल सके, हम खुद से कभी मिल ना सके, वो खुदा से मिलने चले गए। उन्हें यकीन था, क्यों चले गए? उन्हें यकीन था कि पत्थर से निकलेगा खुदा एक दिन। उन्हें यकीन था कि पत्थर से निकलेगा खुदा एक दिन, मगर मिला कुछ नहीं, मगर मिला कुछ नहीं, वो खुद दिले पत्थर हो गए। जपते रहे रटंत विद्या, आखिर संकेत क्या देना चाहते हैं हम लोग? इस चंद 4 लाइन की आखिरी 2 लाइन है। जपते रहे रटंत विद्या, भजते रहे माला भांग की। आप इसमें, मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट वही शब्द नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जपते रहे रटंत विद्या, भजते रहे माला भांग की, होश आया तो पता चला जो जेब में धरे थे वो भी चले गए। दुनिया दर्द का समंदर। देखिए अभी हमने कुछ बोला नहीं सर, हम कम शब्दों में ज़्यादा बात, इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि मैं रिकॉर्डिंग लगाया हूँ, मिनट देख लूँगा सर। देखिए तथागत बुद्ध जी का विचार है और कुछ नहीं है। दुनिया दर्द का समंदर है, हर कोई इसके अंदर है। सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। दुनिया दर्द का समंदर है, हर कोई इसके अंदर है। दिया बाहर जल रहा है, दिया बाहर जल रहा है, अंधेरा दिल के अंदर है। देखते ना, जलता है यानी जलाते हैं लोग। अगर ऑडियंस कहेगी तो बाबा साहब के संविधान पे हम कुछ कह सकते हैं। जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, संविधान की बात हम कर रहे हैं, जब तक इस देश में संविधान जिंदा है तब तक इस देश में अंबेडकर महान जिंदा है। 6 दिसंबर को हम लोगों ने जो है बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब को याद किया। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारा भगवान मर गया है तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा?
नहीं करेगा। उसी तरीके से हम लोग बाबा साहब को तो भगवान से भी बड़ा मानते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि वो है ही नहीं, वो कैसे जिंदा हैं, वो चीज़ हमने लिखा है। अगर कहिएगा तो सुनाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखिए ये सीरियस है और इमोशनल भी है, इसलिए थोड़ा दिल थाम कर सुनिएगा। संविधान अंबेडकर का दिल है। जैसे एक इंसान होता है, अगर सांस चलना बंद हो गया, दिल धड़कना बंद हो गया, तो समझ लीजिए वो गुजर गया ना। उसी तरीके से मैं मानता क्या हूँ कि जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब, संविधान अंबेडकर का दिल है, इसके बिना जीना मुश्किल है। वो हर वक्त है साथ तुम्हारे, गलियां हो चाहे चौबारे, दिन रात रहे साथ तुम्हारे, इसके बिना जीना मुश्किल है। संविधान अंबेडकर का दिल है। मुझे जब जब दुश्मन ने छेड़ा, साथ खड़ा संविधान है मेरा। शौचालय से न्यायालय तक संविधान की चलती है। तू सड़कों पर उतर न सके तो संविधान की क्या गलती है। दिल्ली ही तेरी मंजिल है, संविधान अंबेडकर का दिल है। याद करो तुम उस मनु विधान को, याद करो तुम उस मनु विधान को, जहां गले में मटकी लटकी थी। याद करो। ये बताओ, सुनने के लिए बजा रहे हो कि बंद करने के लिए? याद करो उस मनु विधान को, जहां गले में मटकी लटकी थी। पदचिन्ह मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बनती थी। पढ़कर कहीं ज्ञानी न हो जाएं, शिक्षा की पाबंदी थी। एक श्लोक बोलने पर भी जीवा कटानी पड़ती थी। पल पल जीना मुश्किल है, संविधान अंबेडकर का दिल है। लास्ट इसके लास्ट बोल हैं सर, उसके बाद इन जला संविधान जंतर मंतर में। सर आप वहीं बगल में रहते हैं। जला संविधान जंतर मंतर में, दिल्ली में। सर हमने खबर पढ़ी थी, तब मैं थोड़ा छोटा था, उतनी समझ नहीं थी, लेकिन इतनी समझ थी कि हम सोच सके कि संविधान क्या होता है। जला संविधान जंतर मंतर में, आग नहीं लगी तुम्हारे अंतर मन में। जला संविधान जंतर मंतर में, आग नहीं लगी तुम्हारे अंतर मन में। क्या कोई जलता संविधान देख सकता है? क्या कोई जलता संविधान देख सकता है? क्या भारतीय संविधान इतना सस्ता है? जरा पता करो किस मनुवादी की सत्ता है। देश का जीना मुश्किल है, संविधान अंबेडकर का दिल है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और बाकी बातें बहुत कुछ कहनी है, मैं 85 तक चैनल पे कहूँगा। थैंक यू सर जी, जय भीम। पहले दलितों को कोई बोलने नहीं देता था, अब कोई चुप नहीं करा सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ये वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। दरअसल इसके बारे में मुझे नहीं पता था। माय फादर इज़ अ रेगुलर व्यूअर ऑफ सर एंड थ्रू हिम ओनली आई गॉट टू नो अबाउट हिज चैनल एंड कंटेंट एंड आई gradually started exploring his channel and his videos. And truly he is doing a great job as a youth, as an Ambedkarite youth. It really inspires me कि one of us, one man from our community, due to his backbreaking efforts, he is taking the Ambedkarite global level to different, not only to different states of India, but also he has got viewers from different parts of the world, and it truly inspires me as a youth. Talking about the workshop, वैसे तो I belong from a science community, science background. वैसे मीडिया का आज तक मुझे ऐसा कुछ डायरेक्टली संबंध नहीं आया, बट स्टिल इट वाज अ fabulous training workshop. It made me clear various concepts, terminologies, and various soft skills that would definitely be useful in my professional as well as personal career. So I express my heartfelt gratitude to sir and the whole team out there for providing me this opportunity, and I look forward to more such workshops and programs in near future. Thank you all. Thank you sir. नमस्कार सबको, जय भीम। मेरा नाम राहुल है। वैसे तो मैं, हाँ ठीक सर,
बहुजन यूट्यूबर कम्युनिटी से नहीं हूँ, मैं पीएचडी करता हूँ। तो मेरा काम मतलब कि ऐसे ही लोगों को है जो दलितों की आवाज़ को इंटरनेट पे मतलब रख रहे हैं जैसे, तो इसीलिए मैं रिसर्च करते करते मैं सोचा कि पहले देखें उससे पहले कैसे मतलब दलित लोग आवाज़ को रखते थे यूट्यूबर पे या मतलब समाज के सामने। तो जैसा सर ने बताया कि भीमराव अंबेडकर जी ने 5 पत्रिकाएं निकाली थी, तो मतलब इतिहास इतना ही पुराना नहीं है, उससे भी लगभग 40-45 साल पहले मैंने पढ़ा कि एक मद्रास में ही यहीं पास में क्या नाम था, हाँ, सूर्योथम नाम से एक दलित पीरियडिकल पब्लिश हुआ था 1869 में। तो वो सबसे पहला जर्नल था। तो उसके बाद जैसे कि अंबेडकर सर ने थे, फूला ज्योतिबा फूले, और उसके बाद पेरियार सर और ऐसे बहुत लोग आए। फिर बहुजन मूवमेंट चला 1980s में, दलित पैंथर मूवमेंट था, लिटिल मैगजीन मूवमेंट। तो ऐसे ऐसे मतलब कि ये जो वर्तमान में चल रहा है बहुजन कम्युनिटी का यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, तो उसका बेस बहुत पुराना है। मतलब मेरे रिसर्च से तो यही पता चला है लगभग। तो वैसे ही मैं अपने रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आया, तो मैं लगभग 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ लगभग बहुत सारे बहुजन यूट्यूबर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लगभग हर जगह। तो ऐसे ही फॉलो करते करते मुझे एक समस्या मतलब बहुत बड़ी लगती है, ट्रोल्स की समस्या। तो और जैसे कोई भी पोस्ट करता है तो बहुजन कम्युनिटी के अलावा भी मतलब बहुजन में भी ओबीसी बैकग्राउंड से बहुत लोग और जनरल से मतलब बेमतलब का अब्यूज़ करना लोगों को। जैसे जो कोई पोस्ट कर रहा है, कोई अच्छा चीज़ लिख दिया, अगर बस आप अंबेडकर जी का कोई कोट ही लिख देते हैं तो उस पर भी अब्यूज़ करने लगते हैं बिना मतलब का। तो मेरे ख्याल से हम लोग को एक कम्युनिटी की जैसे उसका मिल के अगर कहीं पे कोई ट्रोल कर रहा है तो उसका जो बहुजन यूनिट है उसका जवाब देना चाहिए हम लोग को। तो यही कहना चाहेंगे बस। धन्यवाद। सभी को जय भीम। मैं मयूर डांगे, मैं चंद्रपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। और यूट्यूबर जो छठा जो बहुजन यूट्यूबर मीट है जो सर जी और उनके टीम ने जो आयोजन किया है, इसमें मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ। और करीब 15 से 20 दिन पहले मेरे को मतलब आप सुमित सर के इंस्टाग्राम से मेरे को मालूम हुआ था कि यूट्यूबर मीट जो है वो मतलब आयोजन किया जा रहा है करके। तो वहाँ से जैसे मालूम हुआ तो मैंने सर को पूछा कि क्या मेरी एक न्यूज़ साइट है तो मैं क्या आ सकता हूँ करके। तो जब मैंने पूछा तो हाँ आ सकते हैं बोले सर बोले। तो ठीक है बोला, मैं आ जाता बोला सर बोला। तो चंद्रपुर की जो खासियत है वो वहाँ पे पहले तो वहाँ पे गोंड राजा वहाँ के शासक थे जो कि आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और वहाँ पे उनके जैसे ही उनका राज खत्म हुआ वैसे ही वहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनके बाद में भोसले आए, फिर बाद में अंग्रेज़ लोग आए। वो जब मतलब भोसले का जब राज्य खत्म हुआ तब वहाँ पे उसके बाद में मतलब वो एक जिला बन गया चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला करके। तो जिला बनने के बाद में और वो जिले में मतलब 2 जिले उसमें तैयार हो गए, गढ़चिरौली और चंद्रपुर। तो चंद्रपुर जो जिला है उस वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 में राजा भाऊ खोबरागड़े जो थे जो कि बाबा साहब के मानस पुत्र थे, उन्होंने वो आयोजन किया था। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में हर साल जो भीम अनुयायी है या फिर अन्य भी जो समुदाय के लोग हैं वो आते हैं और बाबा साहब को याद करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे 15 अक्टूबर को आए थे और 16 अक्टूबर को उन्होंने धम्म दीक्षा पूरे चंद्रपुर, यवतमाल, आसिफाबाद जो अभी तेलंगाना में है, और आसिफाबाद, आदिलाबाद
चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आजू बाजू के जितने भी जिले हैं वहाँ पे बाबा साहब ने मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको बाबा साहब ने दीक्षा दी थी। सभी को मेरा आदरणीय जय भीम। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस समाज का अपना अखबार नहीं होता वो पंख कटे हुए पंछी समान होता है। दूसरा, बाबा साहब ने और एक बात कही थी कि मेरे 10 भाषण एक कवि का गीत बराबर है। तो इन भाइयों ने मुझे छेड़ दिया है वो कलम वालों को प्रेरणा गीत मैं भी सुनाता हूँ थोड़ा सा ताकि आप सबका ये आलस दूर हो जाए। जैसे 2-3 लाइनें बन गई हैं, मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। हम लाए नई प्रभात, लाए नई प्रभात। प्रभात का गीत मैं शाम में गा रहा हूँ, साइंस के सुनो। हम लाए नई प्रभात, लाए नई प्रभात। हमें मिटानी है धरती से झूठी जात पात। लाए नई प्रभात, लाए नई प्रभात। नई प्रभात में होगा समता का बीजारोपण। नई प्रभात में होगा समता का बीजारोपण। नई प्रभात में होगा नहीं अब दलितों का शोषण। नई प्रभात में होगा नहीं अब दलितों का शोषण। कुप्रथाओं पर करेंगे हम नए विचारों का आघात। हम लाए नई प्रभात, लाए नई प्रभात। हम लाए नई प्रभात, लाए नई प्रभात। हमें दिया है मोक्ष, हमें दिया है मोक्ष इस दलदल गुलामी से, इस दलदल गुलामी से। किया विभूषित बाबा को इस जय भीम सलामी से। जय भीम सलामी से। हम घर घर को लाए अम्बेडकर वाद की सौगात। लाए नई प्रभात, लाए नई प्रभात। जल प्रपात के साथ बहने वाले जो पत्थर होते हैं उन्हें मराठी में गोटे कहते हैं, गोटे। वो चमकदार होते हैं। बहते पानी के साथ चलने वाले पत्थर जो होते हैं वो चिकने होते हैं। उसी तरह नए युवाओं में बैठकर बूढ़े भी जवान होने लगते हैं। धन्यवाद। जय भीम। ये मेरा सेकंड सेशन है सुमित चौहान और उनके टीम के साथ में। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सुमित कि सुमित हमारे सब लोगों को उस दौर में पत्रकारिता सिखा रहा है जहाँ पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। टाइम हो गया है 6:49। आखिरी में ही हूँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अभी अपने कवि महोदय हैं तो ऐसे बोर हो जाए मुझसे। और वो भी अगर हो भी जाओगे तो भी क्या करोगे, मेरे पास तो वो है ही नहीं। बंदूक से डर नहीं लगता साहब, डर लगता है माइक और कलम से। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है लोकेश कुमार। आप देखते हैं द लाल समाचार फ्रॉम कोटा, राजस्थान। वो सर उसी मैटर में भी बात करने के लिए खड़ा हूँ, तभी बोला है मैं कि बोर हो जाओ तो फिर मेरे बात कोई नहीं है। हुआ क्या, राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने 2022-23 में हम 5000 जो बच्चे थे उनको राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पे सरकारी जो योजनाएं रहती हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए चुना। पहले मैं एक लाइट की दुकान पे काम करता था, मेरा ठीक ठाक चल रहा था।
उसके बाद जब भजनलाल सरकार आई तो हमें बेरोजगार कर दिया गया। उसी बेरोजगारी के दौर में हम शहीद स्मारक जयपुर पे धरने पे गए और 3 महीने तक हमने धरना दिया। और उसी धरने के दौरान जब मीडिया ने हमको कवर नहीं किया तो ये दलाली की अलग वहीं से जगी कि क्यों ना मैं भी थोड़ा उस मैटर में जाऊं कि जो मीडिया को करना चाहिए वो मीडिया नहीं कर रही है, तो शायद मैं कुछ कर सकूं उस मैटर में। तो वो विद्रोह टाइप की दलाली है वैसे कह सकते हैं दलाली है, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा कंक्लूज करके अंग्रेजी में द और लाल को अलग अलग करके द लाल कर दिया, द लाल। और उसी हैंडल पे एक बायो लिखा है कि दलाली हम करते हैं, सच बताना हमारा काम नहीं, दिन को अगर रात बताना है तो हमसे सच्चा कोई दलाल नहीं। गोदी मीडिया से प्रेरित द लाल समाचार। जैसा कि फेसबुक पे देखा, सुमित सर को कई सालों से देखता आया हूँ मैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होगी। और उसी तरीके से जैसे आज मिले हैं, कुछ अच्छा लगा और कुछ कमी भी महसूस हुई। कमी महसूस उस चीज़ की हुई कि हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना था, 2 दिन का सेशन था, बहुत सारे पत्रकार बंधु और आते और हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती। और खुशी इस बात की हुई कि अगर वो नहीं आए तो सुमित सर के साथ टाइम स्पेंड करने का हमें ज़्यादा मौका मिला और सुमित सर को ज़्यादा सीखने का मौका मिला। सर, पत्रकारिता के दौर में ये है कि अगर आप सच को सच बताते हो तो ये पत्रकारिता है। और आज के टाइम पे जितना भी न्यूज़ हैंडल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये काम कोई भी नहीं कर रहा। मुश्किल से 1-2 चैनल्स या 1-2 समाचार पत्र ऐसे हैं जो पत्रकारिता को वास्तव में पत्रकारिता के रूप में काम कर रहे हैं। बाकी अधिकतर लोग जैसे किसी पार्टी का चुनाव में प्रचार करना होता है, पूरे 5 साल तक जो भी सत्ता में रहेगा उसका प्रचार करते हैं और उसी प्रचारकारिता को पत्रकारिता का नाम देकर पत्रकारिता के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। तो यही सोच के मैंने सोचा भाई क्यों ना ये बड़े लोगों की दलाली कर रहे हैं, मैं छोटे लोगों की दलाली करूं, उन लोगों की दलाली करूं जो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते, किसी के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, सरकारी योजना आती है उसका लाभ वो ले नहीं पाते। तो सोचा कि ये एक बेटर प्लेटफॉर्म रहेगा कि उन लोगों की बात आगे पहुंचाई जाए। तो ये जो बात बताई अभी दलाली की बात है, और इस सफ़र के बारे में एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया 2-3 तारीख के लगभग, पूरा प्लान था जाने का, ट्रेन रिजर्वेशन दिखा, नहीं मिला। 24 घंटे का सफ़र आज से पहले मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं किया, पाँव फूल के यहाँ तक आते आते। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि यहाँ तक कैसा जाए, जनरल डिब्बे में जाना आसान नहीं होता, बाई जनरल कोच। फिर मेरा एक दोस्त था, उसके पास मेरे जीवन में शायद ये अच्छा काम किया मैंने उस टाइम पे जब मैं राजस्थान सरकार में पंचायत समिति में काम करता था, कि मेरे दोस्त को विकलांगता सर्टिफिकेट बना दिया जो शायद उसको कभी बन ही नहीं पाता। और वो विकलांगता सर्टिफिकेट आज उसके आने जाने में हो सकता है कल कहीं जॉब लग जाए, तो उससे बड़ा पुण्य का काम मैं अपने लिए कुछ नहीं समझता। उस दोस्त को मैं साथ लेके आया, उसने कहा भी सही कि वहाँ अपन चलेंगे, वहाँ क्या होगा, तूने रजिस्ट्रेशन एक का कराया, अपन दोनों कैसे रहेंगे। मैंने कि उससे एक ही बात कही कि हम जय भीम वाले हैं, हम कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, और जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो अपन अपनी बात कहेंगे तो वो यूँ नहीं कहेंगे आप 2 क्यों आए, आप ये वो शायद ये भी कह सकते हैं कि एक आध और मिल जाता तो उसको भी ले आते, चीज़ें और समझने में आसान हो जाती। तो वो दोस्त मेरे साथ आया इस सफ़र में, उसका बहुत योगदान रहा। और 24 घंटे के सफ़र में जो कुछ यहाँ सीख के जा रहा हूँ मैं, हो सकता है कि जब अगली बार आपसे अगला जहाँ भी यूट्यूब मीट हो वहाँ पे मैं आपको असली दलाल बन के मिलूँ। अभी वो काम नहीं कर पा रहा जिस काम के लिए मैं दलाल स्टार्ट किया था। इसमें एक कारण और है सर कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, देश की मीडिया है, जो कुछ कर रहे हैं उसको कोट करके उसको सच बताना मेरा काम था, लेकिन मेरे पास संसाधन इतने नहीं है कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। मेरे साथ ट्रेजेडी ये भी हो जाती है, कई बार वीडियो शूट करने जाता हूँ, मोबाइल हीट हो जाता है, वीडियो चिपक जाता है, पूरी मेहनत बेकार। कई बार ये भी हो गया, वीडियो शूट किया, मेरे पास वो सिर्फ 1000 रुपये वाला माइक है, उसकी लीड ख़राब होगी, 2-3 वीडियो शूट किए, देखे नहीं, घर पे आके देखा तो किसी में आवाज़ नहीं आ रही, 2-3 दिन की मेहनत वो ख़राब। तो ऐसा नहीं है कि देखो छोटी सी मोटी सी एक बात है
कि अगर अपन कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप मानो ना मानो, मैं मानूँ ना मानूँ, लेकिन जो कोई शक्ति है, जो परमात्मा है, वो अपने को चला रहा है। किसी काम के लिए उसने अपने को चुना है, तो इसका कुछ मकसद होगा कि अपन उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसी के साथ जय भीम, जय जवाहर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों इतनी तकलीफ़ सह के भी आए। हम लोग परमात्मा को नहीं मानते, हमारा महात्मा है ज्योतिबा फुले, हमारे भगवान हैं तथागत बुद्ध, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। तो हम किसी शक्ति में यकीन नहीं रखते। उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, तो हम अपने लोगों में यकीन करते हैं। आपके वो दोस्त हैं कहाँ जिनके साथ आए हैं? वो हैं नहीं यहाँ पे? तो उनको रोकना था, कॉन्फिडेंस आता है। अब यहाँ हम आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, घर में आपको अपने परिवार के लोगों से बात करते हुए डर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस आता है जब आप माइक हाथ में आता है, लोगों के पैर कांपने लगते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे ही ऐसे ही आपका डर दूर होता है, क्योंकि हमारे लोगों को कहाँ मौका मिलता है, कौन स्टेज पे चढ़ाता है, कौन उनके भाषण सुनता है, वो सब तो डांटता रहता है, यहाँ घुस गए, डांट दिया, गाली दे दी। तो कॉन्फिडेंस हम बचपन से ही काफ़ी कमज़ोर हो जाता है हमारा। लेकिन यही कोशिश थी कि हम सब साथ में मिलें, एक दूसरे की कहानियाँ जानें, एक दूसरे को सीखें। जो है कि साथ में आने वाली बात, दरअसल ये जो पूरा इवेंट है, इसको पूरा प्लान करना पड़ता है। बिकॉज़ यहाँ अगर आप इसको एक रैली की तरह लगा दें, तो ये अगर आप ये बता दोगे कि हमारी टीम या हम किस इलाके में मौजूद हैं, तो आप देखिए फिर वहाँ कैसे भीड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये लोकेशन भी सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर की जाती है, ताकि अननेसेसरी लोग ना आएँ, क्योंकि हम कोई रैली नहीं करते हैं, हम कोई भाषण नहीं करते हैं, है ना। आपने जिन भी लोगों को सुना होगा, या जो लोग पहले आ चुके हैं, हमारे पुराने प्लेलिस्ट पे जाके देखिए यूट्यूब पे, आपको सिर्फ काम की बात मिलेगी, मन की बात नहीं मिलेगी, काम की बात मिलेगी। तो हम सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि आप रजिस्टर कर ले, और उसमें वो कंडीशन नहीं है पैसे की, वो सबको ये बताया जाता है, उसमें आप नहीं दे सकते हैं। अभी आज इसमें ऑलमोस्ट हमारे 60 लोग आए, तो करीब करीब उसमें 35 लोग बिना पैसे के हैं, किसी को नहीं पता चलेगा किसने दिया किसने नहीं दिया। तो हम हमेशा उसको सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप सम्मान के साथ आ रहे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। नहीं है तो पैसा की वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं रुकनी चाहिए। ये बस ये होता है कि कोई खर्चा पूरा हो जाए कोई एक तो खर्चा पूरा हो जाए किसी तरह का, और एक सिंसेरिटी आती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फ्री में हमने किया है ना, दिल्ली में हमने 3-4 यूट्यूबर्स मीट फ्री में ही किए हैं। वो लोग रजिस्टर कर देते हैं, फिर उस हिसाब से हमने खाना बनवाया, उस हिसाब से हमने ऑडिटोरियम बुक किया। अब जैसे किसी ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 100 लोगों की है, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन 200 लोगों का है, तो हमने 200 वाला ऑडिटोरियम बुक किया, जिसका पैसा भी डबल हो गया, जिसका खाना पीने के सारे इंतज़ाम डबल हो गए। और फिर लोग नहीं आते हैं, क्योंकि रजिस्टर फ्री में करना आसान है, उठ के डाल दो। बट थोड़ा किसी ने 500-1000 रुपया दिया है, तो उसको ये लगता है कि यार मैं पहुँचूँ, थोड़ा एक आती है ये, मतलब इसको अदरवाइज़ ना ले, लेकिन उसमें आता है कि यार मैंने कर रखा है, मैं जाता हूँ। ग्रुप में किसी का मैसेज आए ना कि वो नहीं आ पाए, तो उनका पैसा वापस दे दो, तो हम दे देंगे। हाँ, वो जस्ट इसीलिए होता है कि पैसा कोई ऐसी हम बाउंडेशन नहीं रखते हैं कि आप नहीं आ सकते हैं। हमारा ये होता है कि आप आइए, बट सिंसेरिटी के साथ आइए, कि हम जितने लोगों को बुलाएं, जो अपना टाइम आपको देंगे, अपनी इंडस्ट्री के बेस्ट लोग आते हैं, है ना, समय निकाल के आते हैं, तो उनके भी समय का इस्तेमाल हो और आपको भी उससे कुछ लाभ मिले। तो भीड़ इकट्ठा नहीं करनी होती है, इसलिए लिमिटेड होता है। मतलब यहाँ 500 लोग हों, तो 500 लोगों में से हम किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, है ना। वो ऑडिटोरियम तो ऊपर था ना, 300 लोगों की कैपेसिटी थी, हम चाहते तो भर देते, है ना, हम यहाँ डाल देते लोकेशन, आप देखते बैठ भी नहीं पाते आप लोग। तो वो ट्रेनिंग का पर्पज़ यही है कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, एकदम आपको समय भी मिल पाए। जो दिल्ली में साथी हैं उनको पता होगा कि वो मेरे साथ फ़ोटो भी नहीं शायद करा पाते होंगे, क्योंकि वहाँ इतनी व्यस्तताएँ हो जाती हैं। आप मुझे आवाज़ देंगे तो मैं रुक भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि आई विल बी कीप लुकिंग फॉर अरेंजमेंट्स, आई विल बी कीप लुकिंग टू, कभी कोई गेस्ट आ रहा है उसको गाड़ी से रिसीव करना है, उसको थैंक यू करना है, फिर मैं छोड़ने जा रहा हूँ, फिर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, खाना बन गया कि नहीं बन गया, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि इसको कंफर्टेबल बनाया जाए, है ना। तो जैसे कल ज़्यादा लोग थे तो बेड्स हमने एक्स्ट्रा मंगाए, तो वो इसीलिए नंबर है, बाकी उसमें कोई वो नहीं होता कि हम पैसा दोगे तभी आओगे दे दोगे तो अच्छा है, कुछ खर्चा निकल जाएगा लेकिन पैसा कोई मायने नहीं है। कभी भी आपको लगे किसी भी आदमी को, आप फ्री में कुछ आपको ज़रूरत है, कुछ
नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हमसे बताइए, हम जैसे हो पाएगा ज़रूर करेंगे। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।